हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। द ड्राइवर सिटिंग इनसाइड अ पार्क्ड कार इज वॉचिंग व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द हेल्प ऑफ हिज साइड व्यू मिरर विच इज अ कॉन्वेक्स मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर। देखो यहीं तक पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये पार्क्ड कार का कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये पार्क्ड कार का एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया है ना, और ये रेस्ट में है बेटा, और ये वाली हो गई हमारी पार्क्ड कार, उसका कॉन्वेक्स व्यू। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है आपको 2 मीटर। तो इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, r/2 होता है, तो 2/2 दैट मीन्स 1 मीटर। इसे रेस्ट में इसलिए बोला, उसने पार्क्ड कार कहा, ठीक है। एक अनदर कार अप्रोच हिम फ्रॉम बिहाइंड विद द यूनिफॉर्म स्पीड, इस पर ध्यान दीजिए, ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक अनदर कार है जो एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगी, फिर हमारी ये अनदर कार है और ये इसकी तरफ आ रही है, और इसको ये वाला व्यक्ति इस यहाँ पे एक ड्राइवर है, उस मिरर में इस कार को देख रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड दे रखी है, पास आ रही है VO, स्पीड ऑफ द अनदर कार। ये 90 दे रखी है, तो इसे चेंज कर लेते हैं। तो VO इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर है ना। तो इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो 95/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से कटेगा 5 बार, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड साहब। तो ये 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। जिस इंस्टेंट पर इसकी ये स्पीड है, उस इंस्टेंट पर जो डिस्टेंस है इसकी इस मिरर से, वो 24 मीटर है बेटा, इस पोल से। तो सबसे पहले हमें इसकी, जब इस इंस्टेंट पर जब ये कार थी, तो इसकी पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगी उसकी। तो मिरर फॉर्मूला लगा लें, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये तो 1 दे रखी है फोकल लेंथ, है ना, और कॉन्वेक्स मिरर इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी। v की पोजीशन निकालनी है, अभी साइन नहीं रख रहे। u की देखें तो u हो गया, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी बेटा, यहाँ से अगर इंसिडेंट रे निकालेंगे तो ऐसे जाएगी। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो होती है डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव। तो ये u माइनस के 24 मीटर, तो माइनस का हो जाएगा 1/24। तो 1/v इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1/24। तो 24 एलसीएम ले लेंगे तो 25 हो जाएगा 1/v। v हो गया 24 डिवाइडेड बाई 25 मीटर। और देखो ये पॉजिटिव आ रही है, तो इमेज इस साइड में होगी, ये पक्का है। तो इमेज इस साइड में बनी होगी कहीं, ये इमेज है। ये डिस्टेंस आ गई v इज इक्वल टू 24/25 मीटर। ठीक, आइए और देखते हैं अब क्या करना है। तो इसमें अब क्या करना है हमें, कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको ऊपर लिख लीजिए, f माइनस 1, v माइनस 1 और u माइनस 1। ये तो जब ये ऑब्जेक्ट पास आ रहा होगा तो u जो है चेंज हो रही होगी। जब ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो u चेंज हो रहा होगा, इमेज की पोजीशन भी चेंज हो रही होगी, वो भी चल रही होगी, लेकिन f फोकल लेंथ कांस्टेंट होगा। तो f तो कांस्टेंट है बेटा यहाँ, लेकिन u और v चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, इसलिए इसका तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों वेरिएबल हैं, इसका डिफरेंशिएशन करें तो पावर आगे आ जाएगी, और एक पावर माइनस कम होकर लिखेगी तो dv/dt। ऐसे इसमें से पावर आगे आ जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, और एक पावर कम करके लिखेंगे और du/dt। इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया है d/dx x की पावर n x n-1। चैन रूल भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x है बट यहाँ t है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, इसको इधर ले आओ तो 1/v², पहले इसको नीचे ले लिया और इसको इधर भी ले आए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, dv/dt बराबर माइनस का 1/u² du/dt। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो डिस्टेंस है बेटा, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस। अगर v डिस्टेंस है पोल से, तो फिर आपको नहीं लगता कि जो ये वाली जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये वेलोसिटी हो गई इमेज की विद रेस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि ये मिरर से डिस्टेंस है। तो हम ये लिख सकते हैं कि, और मिरर रेस्ट में है बेटा, विद रेस्पेक्ट टू मिरर है तो मिरर रेस्ट में है, तो आपको इसको इधर ले जाएं और इसको लिख लें वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस का v²/u²। अगर बाई चांस ये वाली भी गाड़ी चल रही होती तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रेस्पेक्ट टू मिरर है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है बेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू पोल्स होती है ऑफ मिरर।
ठीक। और इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ, इस वाले को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये यू पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है बेटा, ऐसे यू बोल रहे हैं हम, तो इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब ये हो गई वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये जाएगी वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे ही है, ये तो निकालनी है हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज। मिरर रेस्ट में दे रखा था, देखो ये जिसमें देख रहे हैं पार्क्ड कार है, तो ये तो 0 हो गया। v की वैल्यू दे रखी है हमें आपकी 24/25 और उसका स्क्वायर है, ये पहले फॉर्मूले का माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो 24, 25, 24 और 25, और u की वैल्यू भी पुट करें तो जो 24 मीटर लेकिन माइनस का है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा, तो 24 × 24। ऑब्जेक्ट की स्पीड देखें तो देखो ये है, देखो ये भी राइट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में स्पीड पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में स्पीड नेगेटिव लेते हैं, इसलिए पॉजिटिव ही होगी, साइन का खास ध्यान रखें। तो 25 मीटर पर सेकेंड और ये 0 है भाई। देखो 24 से ये 24 कट गया, इस 24 से ये 24 कट गया, 25 से ये 25 कट गया, कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा, माइनस के 1/25 मीटर पर सेकेंड। ये इमेज की स्पीड आ गई उस इंस्टेंट पर जब ऑब्जेक्ट इस इंस्टेंट पे था, तो इमेज इस जगह पे थी, तो इसकी स्पीड थी। नेगेटिव साइन बता रही है कि इमेज इधर दौड़ रही होगी बेटा, ऐसे माइनस साइन ये बता रहा है 1/25 मीटर पर सेकंड से इधर दौड़ रही होगी, ठीक है। लेकिन हमसे तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है बेटा, जब आपकी इस इमेज का एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि इमेज कितने एक्सेलरेशन होगा, है ना, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, तो देखो इस वाली जगह से हमें वापस आ जाना चाहिए, इस वाली जगह से कि वी आई इक्वल टू, इस वाले फॉर्मूले पे ध्यान दो, वी आई बचा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर और वी ओ, इसका से मल्टीप्लाई कर लो, यू स्क्वेयर वी आई इक्वल टू माइनस का वी स्क्वेयर वी ओ। इसको अगेन डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के करना, तो यू स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ बेटा इसमें डिफरेंशिएशन का, इसको डिफरेंशिएट करें तो डी वी आई ओवर डी टी प्लस, ऐसे ही अब ये सेम टू सेम हो जाएगा वी आई, इसको डिफरेंशिएट करें तो 2u du ओवर डी टी, ये आया, ठीक। इक्वल टू लगा लो, माइनस साइन लगा लो भाई, ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे के ऐसे ही, तो वी स्क्वायर ऐसे कैसे हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डी वी ओ ओवर डी टी प्लस वी ओ ऐसे के ऐसे ही, अब इसका करेंगे तो ब्रैकेट में 2v डी वी वाई डी टी, ठीक। अब आओ, अब आपको नहीं लगता कि ये जो टर्म है ये वेलोसिटी थी इमेज की विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो ये डी टी है, तो ये आपको नहीं लगता ये एक्सेलरेशन है इमेज का विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो इसीलिए यहाँ और मिरर रेस्ट में ही है, तो इसीलिए इसे सीधा सीधा लिख देते हैं यू स्क्वायर और ये एक्सेलरेशन हो गया बेटा, इमेज की एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। प्लस ये अभी वी आई, चलो डाटा भी पुट करते चले जाएं संग के साथ साथ, यू की वैल्यू पुट करो पहले, चलो डाटा साथ साथ रखते जाते हैं, बड़ा हो जाएगा नहीं, और माइनस के 24 है लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है तो 24 × 24 ही आएगा, और इसे एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज कहते हैं, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज जो कि माइनस के 125 है, तो माइनस के 1/25 इंटू 2, यू की वैल्यू माइनस के 24, साइन का खास ध्यान रखना माइनस का है देखो, और डी यू बाई डी टी, ये किसकी वेलोसिटी है, डी यू बाई डी टी, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो ये आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है, तो ये वी ओ हो गया, ये क्या है आपका वी ओ, क्योंकि हमें दे रखा है 25 और देखो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ 25 लिखते हैं भाई, ठीक। ये हो गया, देखो ये पूरा लिख लिया मैंने, यहाँ तक आ गई, ब्रैकेट में लगा दिया माइनस, और ये दे रखी है हमारी डी वी ओवर डी टी, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी है वी और यू में, वी ओ देखो भाई, वी तो मैंने डिस्टेंस मानी है लेकिन वी ओ वेलोसिटी मानी है, वी आई इमेज की वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, ध्यान रखना डिस्टेंस है और ये वेलोसिटी है, इस पर ध्यान दीजिए ढंग से, तो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया ऑब्जेक्ट का, लेकिन ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट स्पीड चल रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो अंदर कार जो था वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रही थी, तो ये तो पक्का है कि इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट का, तो इसलिए ये तो फैक्टर 0 ही हो गया, तो छोड़ देते हैं, इस पे आ जाओ, वी ओ ये रखा है हमें माइनस का, शायद नहीं प्लस का 25, तो यहाँ पर 25 लिख लो, 25 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 25 मीटर पर सेकेंड,
और मल्टीप्लाइड बाई 2 वी मतलब ये 24/25, तो 24/25 और dv बाई dt, अगर dv बाई dt करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है बेटा ये, तो ये वेलोसिटी हो गई इमेज की, क्योंकि हमें ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज ये, तो ये हो गया -1/25, तो -1/25 है ना, ये डाटा हो गया। तो देखो पहले 25 से तो ये 25 कट गया, और इस वाली, अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक सेकेंड, सही है, 25 से ये वाला 25 कट गया। और कुछ कट रहा है, हाँ इधर से 24 कॉमन ले लेंगे, 24 और 24 ये कट जाएगा, और कुछ हाँ, तो यहाँ आ गया 24a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2, और ये हो जाएगा, ये गलती करी यहाँ से, ये थोड़ी कटेगा यार, इससे ये कटेगा है ना, ये बच जाएगा बेटा, और माइनस में होगा, ये किस में होगा, माइनस माइनस प्लस में होगा 2/25, थोड़ी सी भी मिस्टेक से गलत हो जाएगा सब। ठीक है, अब यहाँ तक तो सही है, अगले पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा है ना, तो आगे जाइए। अब हो गया 24a = 2/25 - 2, तो ये हो गया आपका 25 एलसीएम ले लेंगे, 2 - 50, दैट मीन्स -48/25, और ये 24a, इससे कट गया ये 2 बार, a आया -2/25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेट हो रही है बेटा इमेज है ना, केवल जब हम यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो केवल हम इसका में मैग्नीट्यूड लिखेंगे, लेकिन हमसे उसने ए की वैल्यू नहीं पूछी, 100a की वैल्यू पूछी है, तो केवल हम मैग्नीट्यूड देखें, क्योंकि हम इंटीजर टाइप क्वेश्चन में केवल मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, तो a = इतना 2/25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए द वैल्यू ऑफ a 100a निकालनी हमें, 100a ये निकालनी थी, तो 100 इंटू a की वैल्यू 2/25, 25 से काट दिया ये 4 बार, तो 8 के करीब आएगा बेटा, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इन अ डायग्राम गिवन बिलो देयर आर 3 lenses formed considering negligible thickness of each of them as compared to R1 and R2, that is radii of curvature for upper and lower surfaces of glass lens. The power of the combination is, तो देखो यहाँ 3 लेंस दे रखे हैं, एक तो ये ग्लास का लेंस दे रखा है ये वाला, तो यहाँ ये 2 वाटर लेंस दे रखे हैं, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन लेंस की फोकल लेंथ पावर पूछ रहा है। देखो P इक्वलेंट जो होता है ये 1/f इक्वलेंट के, जब लेंसेस कांटेक्ट में रखे हों और थिन हों तो उस वाली कंडीशन में उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f1, 1/f2 और 1/f3। 3 लिखे हैं तो 3 लिख दो, 4 लिख रहे हैं तो एंड सो ऑन भी कर सकते थे, ये फॉर्मूला है बेटा। तो हमें इन लेंसों की, इन तीनों लेंसों की अलग अलग फोकल लेंथ निकालनी है विद साइन, विद साइन पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, f1 f2 f3 आपको विद साइन पुट करना है, तो पावर निकल आएगी इक्विवेलेंट की। तो तीनों लेंसों की फोकल लेंथ अलग अलग निकाल लो। देखो पहले मैं इस लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेता हूँ, इस वाले की। आपको क्या लगता है ये लेंस कौन सा होगा? ये आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। देखो ऐसे बना लो यहाँ, ऐसे ये सरफेस प्लेन हो गया और ये सरफेस ऐसे हो गया, और ये वाटर लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 4/3 है। देखो ये सरफेस इस प्लेन है, तो प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, और ये वाला जो ग्लास लेंस है ना उसका अपर सरफेस है बेटा, ग्लास का अपर सरफेस, और ग्लास के अपर सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्लास लेंस का वो R1 दे रखा है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको R1 दे रखी है। अब लाइट आप इधर से डाल रहे हो, मान लो इधर से लाइट इंसिडेंट कर रहे हो ऐसे, है ना, तो सभी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे हम पोल से, तो ये डिस्टेंस इस डायरेक्शन में जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो नेगेटिव, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आएंगी वो नेगेटिव होंगी, और जो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो पॉजिटिव होगी, पहली बात। अब देखो इसका सरफेस तो इन्फिनिटी है, ठीक है, और ये पहला सरफेस भी हो गया, इसे मैं फर्स्ट सरफेस कहूँ, एक बार लिख रहा हूँ फर्स्ट सरफेस, क्योंकि जिस पर लाइट पहले पड़ती है उसे फर्स्ट सरफेस बोलते हैं, इसीलिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा इनफाइनाइट। और ये दूसरा सरफेस है, तो इसका स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट होगा, ऐसे नहीं, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी इधर सेंटर कर्वेचर C2 आएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी इधर R2, और R2 की वैल्यू देखें तो वो माइनस के R1 होगी, R2 की वैल्यू ये वाला R2 इस मिरर के लिए सोचो, है ना। अच्छा अब कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें, तो यहाँ लगा देता हूँ 1/f1, इस लेंस की फोकल लेंथ हमने f1 मान ली है, बराबर
एक्चुअल में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस होता है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडेड मीडियम होता है -1। रियल फार्मूला ये होता है 1/R1 - 1/R2। R1 उस सरफेस की रेडियस कर्वेचर है जिसमें लाइट पहले इंसिडेंट होती है। यहाँ पे देखिए तो लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेंस वाटर लेंस है तो 4/3 है। अब सराउंडेड मीडियम यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे सोचते हैं सराउंडेड मीडियम एयर लिखूँ या इसका लिखूँ। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा होता है, तो मैंने ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा होता है उसके रेस्पेक्ट में सराउंडेड मीडियम मानते हैं बेटा। हमेशा लेंस के मटेरियल का इंडेक्स सराउंडेड मीडियम उसे मानेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर हैं। तो बेटा इधर ही तरफ ऑब्जेक्ट होगा जो कि एयर में होगा, इसलिए सराउंडेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर लेना, इसीलिए उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो -1 आएगा ऐसे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और R1 देखें तो देखो जिस सरफेस पे लाइट पहले पड़ती है वो R1 होता है, तो ये इन्फिनिटी है। मैंने इन्फिनिटी दे रखा था इसलिए मैंने यहाँ अलग से लिख दिया, क्योंकि इस सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने R1 दे रखी है, ये गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। तो R1 इसको मत लिखना कि R1 है, ये वाला हो गया, देखो मैंने इसलिए लिखा है इन्फिनिटी हो गया माइनस, और R2 आपका माइनस के R1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी -R1, तो ये हो जाएगा 1/3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा R1। ये 1/F1 की वैल्यू आ गई, फर्स्ट तो आ गई है। अब दूसरा देखें तो दूसरा इसमें ग्लास लेंस ही है, तो दूसरा ग्लास लेंस बना ले बेटा ऐसे, ये देखो ये ग्लास लेंस है आपका, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 3/2 दे रखा है। अब देखो ये ग्लास लेंस के अपर सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने R1 और लोअर सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 दे रखी है, ठीक। अच्छा अब जरा सुने, अब इसमें ध्यान दें, इसकी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 थी और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 थी, तो मैंने ऐसी बनाई है, ठीक। अच्छा और लाइट तो इधर से ही आ रही होगी, इसकी भी फोकल लेंथ अलग से इधर से निकालो, लाइट ऐसी आ रही होगी, तो इस सरफेस पे लाइट पहले पड़ी तो यही R1 है, और इसका स्फीयर इधर ही कंप्लीट होगा तो R1 भी नेगेटिव है और R2 भी नेगेटिव है बेटा, क्योंकि दोनों के स्फीयर इसी साइड में कंप्लीट होंगे। तो निकाल लो इसकी भी फोकल लेंथ 1/F2 = 2, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। लेंस के मटेरियल का इंडेक्स 3/2, सराउंडेड मीडियम तो 1 ही मानेंगे। 1/R1 देखें तो वो R1 ही है और माइनस के R1 है, माइनस R2 की वैल्यू भी माइनस के है, तो ये 1/2 हो गया। देखो ये प्लस हो गया, 1/R2 प्लस का है और R1 माइनस का है, ये 1/F2 हो गया। ऐसे ही आप निकाल लीजिए तीसरे लेंस की फोकल लेंथ, इस वाले की, जो कि एक इस शेप का बनेगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस की तरह से बिहेव करेगा। देखो ये वाला ऐसे है ना, और ये भी वाटर लेंस है बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 4/3 है देखो, और इसका भी ऑब्जेक्ट ऊपर ही मानने हम, तो लाइट तो ऐसे पड़ रही होगी। अब देखो ये वाला जो सरफेस है ना, वो जो कांच का लेंस है, ये वाला कांच का, उसका सेकंड सरफेस जो है वो इस वाले का फर्स्ट सरफेस है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 दे रखी है, और ये तो प्लेन है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। सभी डिस्टेंस यहीं से नापेंगे। इस पर लाइट पहले पड़ी तो ये पहला सरफेस हो गया बेटा, फर्स्ट सरफेस, R2 में मत जाना, फर्स्ट सरफेस हो गया ये, है ना। और ये इसका स्फीयर इधर तरफ कंप्लीट हो रहा है, तो R2 जो है ये पहला सरफेस है, R2 की वैल्यू हो गई वो नेगेटिव हो गई, तो लगा लीजिए 1/F3 = 2, और इसमें भी वाटर लेंस है तो 4/3 हो गया लेंस के मटेरियल इंडेक्स, और ये हो गया इतना 1/R1, तो ये बेटा ये फर्स्ट सरफेस है तो यही R1 है, तो माइनस के R2 बेटा ऐसा, और ये सेकंड सरफेस है तो माइनस के वैसे तो 1/R1 - 1/R2 होता है ये फॉर्मूला में, तो ये R1 फर्स्ट सरफेस है तो ये R1 की वैल्यू हो गई, और R2 सेकंड सरफेस है, दैट मीन्स इन्फिनिटी हो गया, तो ये इनफाइनाइट हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 1/3, और ये माइनस साइन आएगा माइनस के 1/3R2, ये 1/F3 आ गया। अब ये सब वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो कंबाइंड लेंस की इक्विवेलेंट पावर निकालनी है कॉम्बिनेशन की, तो 1/F इक्विवेलेंट = 1/F1, तो 1/F1 है आपका 1/3R1, 1/F2 तो F2 है आपका 1/2 ब्रैकेट में 1/R2 - 1/R1, और माइनस के 1/3R2, तो अब सॉल्व कर लो, 1/3R1 माइनस के 1/2R1 प्लस के 1/2R2 माइनस के 1/3R2। देखो ये 2R1 वाला एक तरफ कर लिया है, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का होगा, यहाँ से 6R1 एलसीएम ले लो, तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा आपका 3 ऐसे, प्लस यहाँ से भी 6R2 एलसीएम ले लो, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 2, तो देखो ये हो गया माइनस के 1/6R1 और ये हो गया 1/6R2। अब चॉइस में चले जाओ बेटा, तो देखो एक माइनस का एक प्लस का है, तो दोनों तो प्लस के नहीं हो सकते, दोनों माइनस के नहीं हो सकते, तो एक काम करते हैं माइनस के 1/6 कॉमन ले लो, तो 1/R1 प्लस का हो जाएगा और 1/R2 माइनस का हो जाएगा,
कौन सी चॉइस है? अच्छा, इसमें मॉडुलस लग रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, विद साइन लिखना पड़ेगा, बस मैग्नीट्यूड लिख दिया ऐसे, उसने लिखना चाहो आप भी लिख दो ऐसे, है ना। तो इसका बी चॉइस करेक्ट है, बी चॉइस करेक्ट है, -k 1/6 1/r1 -1/r2, बी चॉइस इज करेक्ट। गिवन इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, refractive index mu and each side having radius curvature r. One side of is polished for complete reflection. At what distance from the lens an object is placed on the optic axis so that the image get formed on the object itself? अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। सोल्यूशन देखो, एक तो आपका थिन हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास थिन कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। इन दोनों सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है, इसकी भी आर है और इसकी भी आर है। लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, ठीक है, और एक सरफेस इसका कंप्लीटली पॉलिश कर दिया है आपका ऐसे। इस पूरे सिस्टम से जो कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है, कितनी डिस्टेंस पर रखें जिससे उसकी इमेज इटसेल्फ पर बने, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, वो बाद का फैक्टर है। पहले तो बताओ ये पूरा जो सिस्टम बना है जिसे सिल्वरिंग ऑफ लेंस बोलते हैं, ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस का आर्टिकल है, ये पूरा किसके इक्विवेलेंट है? लेंस के, मिरर के, या बोथ? मतलब ये कंबाइंड सिस्टम बिहेव किसी तरह से करेगा? तो ये कंबाइंड सिस्टम पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए मिरर की तरफ से बिहेव करेगा। अब मिरर की तरफ से क्यों करेगा? देखो, जब लाइट यहाँ से ऐसे इंसिडेंट कराई तो रिफ्लेक्शन होगा, एक बार यहाँ से टकराई, फिर रिफ्लेक्शन होगा इस वाले सरफेस से ऐसे, फिर वापस रिफ्लेक्शन होगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका बिहेवियर मिरर जैसा है पूरे सिस्टम का? ऐसा क्यों कहा? अगर लेंस होता तो बेटा लाइट इधर से एंटर करती और इधर चली जाती राइट हैंड साइड में, भले इमेज पीछे बना लेती, उससे कोई फर्क नहीं, इमेज की बात नहीं कर रहा, जो रिफ्लेक्टेड रहेगा वो तो आगे जाती बेटा, है ना। और जो मिरर होता तो इसमें लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस ही आती, तो इसमें रिफ्लेक्ट होकर वापस ही तो आ गई है लाइट, पार तो करो ही नहीं, क्रॉस ही तो करी नहीं। तो इसका पूरे का बिहेवियर मिरर की तरह से है। अब वो मिरर कौन सा है, कौन से मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है, वो डिपेंड करेगा इसकी एफ इक्विवेलेंट पर। अगर एफ इक्विवेलेंट पॉजिटिव आई तो मैं कहूँगा कॉन्वेक्स मिरर की तरह से बिहेव करेगा, एफ इक्विवेलेंट नेगेटिव आई तो मैं कहूँगा कि कॉनकेव मिरर की तरह से बिहेव करेगा, और एफ इक्विवेलेंट इनफाइनाइट आया तो मैं कहूँगा प्लेन मिरर की तरह से बिहेव करेगा। और इसकी पावर मान लेते हैं हम पी इक्विवेलेंट। ये पूरा की पूरा सिस्टम जो है एक मिरर की तरह से एक्ट करेगा, पहले तो ये बात पता होनी चाहिए। अब उसका पावर लिख लें पूरे का, तो जो P इक्विवेलेंट है जो कि एक मिरर है, ध्यान रखना, इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंस और 1 टाइम ऑफ मिरर। ऐसा क्यों लिखा जरा समझो। ये तो ये जो लाइट इंसिडेंट रही उसमें लेंस के अंदर कितनी बार चक्कर लगाया? 2 बार, पहले 1 बार गया फिर लौट के आया, मतलब लेंस की जो पावर है वो 2 बार यूज करी होगी, 1 बार जाने में 1 बार लौट के आने में, इसीलिए 2 लेंस लिखे। और मिरर का रिफ्लेक्शन 1 बार हुआ है, रिफ्लेक्शन 1 बार, रिफ्लेक्शन 2 बार, तो ये मिरर से हुआ है। तो ये जो पावर है वो इस मिरर की है। दैट मीन्स आप ऐसे ऐसे तोड़ सकते हो कि ये एक लेंस है आपका ऐसे, प्लस और ये आपका कॉनकेव मिरर दिख ही रहा है आपको पॉलिश्ड, इसकी पावर Pm है और इस लेंस की पावर PL है। लेकिन 2 बार क्यों यूज़ करी? क्योंकि लाइट इसमें से 1 बार इधर जाती है फिर लौट के आती है, 2 बार इसमें चक्कर लगाती है बेटा, इसलिए 2 बार यूज़ किया है। एक बात समझ में आई हो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ाता हूँ। जान तो फॉर लेंस की अगर हम बात करें तो मोस्टली बच्चों ने लेंस की पावर का फॉर्मूला पढ़ रखा होता है 1/f, लेकिन मिरर की पावर का फॉर्मूला ये नहीं होता। मिरर की पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -k 1/f, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये तो किसकी तरह से एक्ट कर रहा है? मिरर की तरह से, इसीलिए -k 1/f इक्विवेलेंट लिखेंगे, और ये लिखेंगे 2 लेंस की तरह से कर रहा है तो 1/f लेंस माइनस, और इसकी होगी -k f मिरर। अब देखो माइनस साइन का बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये 1/f मिरर आ जाएगा, -k 2 × 1/f लेंस आ जाएगा। अब क्या है, इसकी फोकल लेंथ f मिरर है, इसकी फोकल लेंथ f लेंस है। यहाँ निकाल के रख दो इंडिविजुअली विद साइन लिखना है इस जगह पर, फॉर्मूला बन गया ये, और f इक्विवेलेंट निकल आएगा यहाँ से। कंबाइंड सिस्टम एक मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है, उस मिरर की फोकल लेंथ आ जाएगी बेटा कंबाइंड सिस्टम की, ठीक है। और ये इसकी पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ है f इक्विवेलेंट, वो लिख तो दिया मैंने नीचे, ठीक है। वैल्यू पुट करो तो देखो ये जो कॉनकेव मिरर है तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, और विद साइन लिखेंगे कॉनकेव मिरर है तो माइनस की होगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस वाले की, वो लेंस के सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r है वही होगी, इसीलिए fm हो गया इतना, तो यहाँ पे रखूंगा तो -k 2/r हो जाएगा, -k 2।
लेंस की फोकल लेंथ, अगर ये क्यों डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ आपको याद होनी चाहिए। लेंस के मतलब क्या होता है, म्यू माइनस 1 2/r। अगर ये समझ में नहीं आया कैसे है तो इसको बना देता हूँ यहाँ। वैसे तो याद होना चाहिए डायरेक्ट बेटा आपको ये। अगर EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो इसकी फोकल लेंथ निकालें तो लाइट इस जिस सरफेस पे पहले पड़ती है उसे फर्स्ट सरफेस मानते हैं, तो ये फर्स्ट सरफेस हो गया। इसका स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट करेंगे तो ये आपका C1 होगा और ये R1 होगा, ठीक। और इसका स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट करेंगे और ये C2 होगा और ये आपका R2 होगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो मेजर करते हैं वो पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करते हैं वो नेगेटिव। तो R1 तो प्लस का होगा, प्लस के R, और R2 होगा माइनस के R। तो इसमें फॉर्मूला लगा लें 1/f बराबर लिख दें कि म्यू माइनस 1 लेंस के मेटल का इंडेक्स और 1/r1 तो प्लस का है और R2 कितना है, माइनस के R है। ये 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस में अगर फॉर्मूला लगाया है तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आ गया 1/f इक्वलेंट आ गया। तो यहाँ से अगर मैं R एलसीएम ले लूँ तो ये माइनस के 2 और ये माइनस के 4 म्यू माइनस 1, तो ये माइनस के 2 माइनस के 4 म्यू प्लस के 4 डिवाइडेड बाई R, तो ये हो गया 2 माइनस के 4 म्यू ओवर R। ये 1/f इक्वलेंट हो गया बेटा। आपको नहीं लगता कि जो म्यू जो होगा वो लेंस के मेटल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 से तो बड़ा ही होगा, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, दैट मीन्स फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रही है। तो इसमें एक काम करो, जब फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रही है तो आप फोकल लेंथ को नेगेटिव में ही शो करो, है ना। ये भी नेगेटिव में ही है बेटा क्योंकि म्यू तो 1 से बड़ा ही होगा, तो माइनस साइन कॉमन ले लो और लिख लो 4 म्यू माइनस के 2 ओवर R, और फोकल लेंथ निकल आई, उल्टा कर लो R माइनस साइन के साथ 4 म्यू माइनस के 2। अब माइनस साइन क्या बता रहा है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो एफ इक्वलेंट जो मैग्नीट्यूड वाइज है वो तो R/4 म्यू माइनस के 2 आ गया। माइनस साइन ये बता रहा है कि एफ इक्वलेंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरा जो कंबाइंड सिस्टम है ये मिरर की तरह से वेव कर रहा था, लेकिन एक कॉनकेव मिरर की तरह से बन गया है बेटा। कॉनकेव मिरर दैट मीन्स डाइवर्जिंग मिरर होगा बेटा ये, ठीक है। नेगेटिव है ना, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर होगा, उल्टा होता है लेंस के। कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ट करता है, तभी तो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज करता है, तभी तो इसमें माइनस साइन लगाया हमने, ठीक है। अच्छा चलिए, कॉनकेव मिरर की तरह से वेव करेगा, कन्वर्जिंग मिरर की तरह से वेव करेगा। अब उसका क्वेश्चन ये है कि ये जो लेंस है आपका ऐसे, ये पूरा सिस्टम जो है मिरर की तरह से है, तो ये पूरा सिस्टम किसके इक्विवेलेंट है बेटा। अब मैंने मालूम कर लिया कि ये एक आपका मिरर की तरह से वेव कर रहा है, एफ इक्विवेलेंट, ये पूरा सिस्टम। अभी तो पता किया कि पूरा सिस्टम मिरर है और मिरर कॉनकेव मिरर की तरह से वेव कर रहा है, इसी तरह से कर रहा है। अब मिरर वाली बात प्रॉपर्टी आनी चाहिए, वो चाहता है कि आपका इसकी एफ इक्विवेलेंट है, वो चाहता है कि आपका इमेज इस सेल पे बने। तो ऐसा तो तब हो सकता है जब ऑब्जेक्ट आप सेंटर कर्वेचर पर रख दो। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर कर्वेचर पर रखा होगा तो लाइट जाएगी इंसिडेंट रे, और जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो सेंटर कर्वेचर पे करते हैं ऐसे, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल 0, तो I बराबर 0 तो R बराबर 0, तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसी जगह पे इमेज बन जाएगी बेटा। तो इसका मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R डैश इज इक्वल टू जो होता है वो 2f इक्विवेलेंट होता है। f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है, तो R डैश बराबर 2f इक्विवेलेंट। तो 2 और f इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया है मैग्नीट्यूड वाइज R/4 म्यू माइनस के 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो R/2 म्यू माइनस 1, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 म्यू माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा डी चॉइस इज करेक्ट। 2 concave reflecting surfaces of equal radii of curvature and refractive index 1.5 face each other in air as shown in the figure. A point object O is placed midway between P and B. The separation between the images of O. तो सेपरेशन पूछ रहा है, इमेज के बीच की सेपरेशन, इससे इमेज बन रही है, जो इससे बन रही है उनके बीच की सेपरेशन पूछ रहा है। फॉर्म्ड बाई ईच रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस H, ठीक। ये 4 चॉइस रखी हैं। देखो पहले हम इस ऑब्जेक्ट की इस सरफेस से इमेज बना लेते हैं, फिर इसी ऑब्जेक्ट की इस सरफेस से इमेज बना लेंगे, तो उन दोनों इमेज के बीच की सेपरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो शुरुआत करते हैं, पहले मैं इस सरफेस से बना लेता हूँ कि ये मैंने इस सरफेस बना लिया, ये वाला इससे बना लेते हैं पहले इस वाले से। तो मैंने ये सरफेस बना लिया ऐसे, ये आपका पोल हो गया B और ये हो गया आपका P पॉइंट, ये सेंटर कर्वेचर हो गया, और ये मिड पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट है O। ये डिस्टेंस दे रखी है आपकी ऑब्जेक्ट तक की, वो R/2 है, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो कैपिटल R है। तो यहाँ से लाइट चलेगी ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे। अब इमेज कहाँ बन रही है वो कैलकुलेट करना है। तो इधर ग्लास दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और इधर ए दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये इधर ग्लास दे रखा है। तो फॉर्मूला लगा लो स्फेरिकल सरफेस के लिए, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R।
अच्छा, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन जाती है, तो इसमें जाएगी, इसीलिए ये N2 हो गया और ये आपका N1 हो गया। तो N2 की वैल्यू लिख लें 3/2 V, N1.5 को 3/2 लिख दिया है इंटू V माइनस V की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका साइन पुट नहीं करेंगे, निकल के आएगा N1 की वैल्यू 1 है और U की वैल्यू 20 साइन लिखेंगे। तो देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होती है और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव, और सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो BO इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं BO, दैट मीन्स U नेगेटिव है, तो ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, ये नेगेटिव है, माइनस के R/2 2 पर पहुँचा दिया इक्वल टू N2 की वैल्यू 3/2, N1 की वैल्यू 1। ऐसे ही B से C तक की डिस्टेंस मेजर करें ऐसे, तो ये भी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव है, तो ये माइनस का R, तो ये 3/2V इक्वल टू, ये देखो 3/2 माइनस 1 1/2, तो माइनस के 1/2R हो गया, और माइनस माइनस प्लस, फिर इस साइड में आएगा तो अगेन माइनस 2/R। ठीक है, तो यहाँ से 2R एलसीएम ले लो, यहाँ हो गया -1 और R से R कैंसिल, तो ये 4, तो ये हो गया माइनस के 5/2R, ये 3/2V, 2 से तो 2 कैंसिल, तो V इक्वल टू देखें तो V इक्वल टू हो जाएगा 3R/5 माइनस में, दैट मीन्स माइनस के 0.6R। माइनस साइन ही बता रहा है कि इमेज इसी साइड में बनेगी, ऑब्जेक्ट एयर में बनेगी, और देखो ये डिस्टेंस 0.5 है और ये R है, तो 0.6 समथिंग यहाँ होगा कुछ, है ना, तो ये इमेज बन गई I1। इससे कितनी दूरी पर बनी है, ये वाली डिस्टेंस जो रखी है ये है आपकी 0.6R डिस्टेंस है। कुछ चाहो तो इमेज आप इस तरह से बना सकते हो, ये लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, और ये वाली रे जैसे, ये दोनों वर्चुअल इमेज बनी है इस जगह पर, ये वर्चुअल इमेज बनी है, ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर मीट करती हुई अपीयर होंगी। ठीक है, फर्स्ट सरफेस तो बना ली, ऐसे सेकंड सरफेस से भी बना लो। तो देखो सेकंड सरफेस कुछ इस तरह से है, ऐसे है ना, ये इसका पोल है A और ये इसका सेंटर कर्वेचर है P, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये R है आपकी, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस रखी है यहाँ से ये R/2 है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था बेटा PB का O, तो ये R था आपका यहाँ से यहाँ तक, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये R/2, तो ये भी R/2, तो R/2 प्लस R हो गया आपका, ये डिस्टेंस हो गया आपका ऑब्जेक्ट तक का 3R/2 ऐसे। और लाइट यहाँ से चल रही है, ऑब्जेक्ट ये है आपका और ये सेंटर कर्वेचर है। फिर अगेन देखो ये तो ग्लास है आपका और ये आपका एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। फिर यहाँ लिखें, यहाँ V, यहाँ U और ये R, यहाँ N2, ये N1 और ये N2 माइनस N1। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन जाती है, तो देखो रिफ्रेक्शन होने के बाद लाइट तो इसमें आएगी, तो ये N2 हो गया। N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है, तो इस वाले मीडियम में से आ रही है, एयर में से आ रही है, इसीलिए ये N1 हो गया। तो ये अगेन 3/2 V निकालना है हमें, है ना, माइनस N1 1 और U लिखें तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अब ये है, कंफ्यूज मत होना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ऐसे, ये पॉजिटिव है ना, ये डिस्टेंस पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अब ऐसे है बेटा, देखो इसमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव, ऐसे इसमें यहाँ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, यहाँ गलती मत करना साइन में, तो ये पॉजिटिव और ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो आपको क्या लगता है बताओ, ये डिस्टेंस कैसी, ये वाली डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे यहाँ से, तो ये डिस्टेंस ऐसे तो नेगेटिव, तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा 3R/2 ऊपर पहुँच जाएगा। N2 की वैल्यू वही 3/2 -1 और R की वैल्यू भी यहाँ पे नेगेटिव होगी, तो -R, तो 3/2V इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले, फिर इधर लेके आएंगे तो अगेन माइनस हो जाएगा 2/3R। यहाँ से अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, तो 3/2V और यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं हम 6R। ठीक है, देखो अगर यहाँ से 6R एलसीएम लेंगे, यहाँ कर देता हूँ 6R एलसीएम ले लो, ठीक, तो देखो यहाँ आएगा आपका -3 और 3 से 2 कट गया, तो ये आएगा -4, तो -7 आएगा, -7 ये हो गया, देखो ऐसे 2 से ये कटा 3 बार, तो ये V हो गया आपका 9 -9/7। अब एक काम करते हैं, इतना सेंटीमीटर आया आपका और R भी आ रहा ना, -9R ऐसे, तो इसमें 7 में 9 का डिवाइड कर लो बेटा। अब देखो यहाँ 3 डिजिट तक वैल्यू है आपकी, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक है, तो 3 डेसिमल तक डिवाइड करिए, 1 7 ये 2,
है ना, पॉइंट लगाना पड़ेगा 0। तो कितनी बार जा रहा है देखिए अब 2, तो ये 14 हो जाएगा। यहाँ से बचा 6, फिर 0 लिखा, फिर 8 बार जा रहा है शायद 56, एक डिजिट तक और करूँ तो ये 4, फिर 0, कितनी बार चला जाएगा 5 बार 35। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी माइनस के 1.285 आर। ठीक है, और इमेज माइनस साइन आ रहा है तो इमेज इधर ही बननी है बेटा। तो देखो ये आर है तो आर से तो थोड़ा सा बड़ा है, तो कुछ यहाँ इमेज बननी है बेटा इसकी। ठीक है, 1.5 से तो कम है। चलिए तो यहाँ इमेज ना दो बेटा, आप इसकी ऐसे इमेज ना लो। यहाँ पर भी वर्चुअल इमेज बन रही है, ऐसे लाइट ऐसे चली जाएगी और एक लाइट ऐसे जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर मीट करती हुई अपेयर होंगी। ये वर्चुअल इमेज एयर में बनी, देखो जाकर नहीं। तो एक्चुअल में अगर हम सही तरीके से डायग्राम बनाएं दोनों का और समझें इसको, ये डिस्टेंस कहाँ से है, ये पोल से है बेटा। ये डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस आई है ये आपकी 1.285 आर आई है। ठीक, माइनस साइन इंडिकेट करा एयर में बनेगी। तो थोड़ा सा इसको पूरे डायग्राम को बना लीजिए आप ऐसे। ये इधर था और ये ऐसे था। ये पूरी सेपरेशन कितनी थी पोल टू पोल, ए से बी तक की ये पूरी सेपरेशन जो थी, ये वाली जो पूरी सेपरेशन थी ये 2r थी बेटा। ठीक, और इसकी जो इमेज बनी I1 इससे जो बनी इस वाली सरफेस से ये 0.6r डिस्टेंस पर बनी, और इससे जो इमेज बनी I2 इससे ये 1.285r बनी। अगर हमें ये सेपरेशन निकालनी है कि दोनों इमेज के बीच की सेपरेशन कितनी है, अगर ये सेपरेशन मैं x लेट कर लूँ तो इन तीनों का सम इसके बराबर होगा। तो x बराबर मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे ना, देखना साइन मतलब देखना आप इनको ना, मैग्नीट्यूड वाइज देखना। तो इन तीनों का सम मैग्नीट्यूड वाइज इसके बराबर होगा। तो x किसका 1.285r प्लस x प्लस 0.6r इज इक्वल टू 2r। तो इन दोनों को ऐड कर लें, 1.285 और 0.6 को ऐड करेंगे तो ये 5, ये 8, ये 8, ये 0.1। तो इसको ऐड कर लिया है और x बराबर 2r माइनस 1.885 और ये r। तो इसमें से 2r में से घटा दें, तो 2 में से घटाना है हमें 1.885। तो ये तो 5 है ना, ये आपका 5, ये 1 और ये 1.0। तो ये आया 0.115r के अप्रॉक्सीमेट। ये आंसर हो गया बेटा हमारा। लगभग इतना आना चाहिए। इसके सबसे ज़्यादा क्लोज चेक करिए, तो इससे सबसे ज़्यादा क्लोज 1 पॉइंट ये है, तो बी चॉइस सबसे ज़्यादा क्लोज है ना 0.114। तो 1.115 है ना, तो बी चॉइस इज करेक्ट। इंटरफेस बिटवीन टू मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2, critical angle for reflection of EM wave is θ1c. n2 is material is replaced by another material having refractive index n3 such that critical angle at the interface n1 interface between n1 and n3 material is θ2c if n3 greater than n2 greater than n1। और ये दे रखा है और ये पूरा दे रखा है, θ1c पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम से। ठीक, अब पहला कह रहा है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की, कह रहा है कि दो इंटरफेस हैं। देखो इस वाली बात पे ध्यान दीजिए, n1 कम है और n2 ज़्यादा है, तो इसे हम n2 मान लेते हैं, इसे हम n1, और n2 ग्रेटर देन n1 है। इसका मतलब है कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। और क्रिटिकल एंगल की कहानी होती है जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए, जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए और रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो जिस इंसिडेंस एंगल पर ऐसा होता है उसे इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लाइट डेंसर टू रेयर जानी चाहिए बेटा, लाइट किधर से किधर चलनी चाहिए, डेंसर टू रेयर क्रिटिकल एंगल के लिए, है ना। और जिस इंसिडेंस एंगल पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, लाइट सरफेस से टच करके चलती है, उसको हम इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस जगह पे लगा लो स्नेल्स लॉ, तो n2 मल्टीप्लाइड बाई साइन θ1c इज इक्वल टू n1 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो n2 साइन θ1c इज इक्वल टू n1। फर्स्ट केस हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले केस में क्या कहा है कि आपने n2 मटेरियल को रिप्लेस करके कोई अंदर मटेरियल ले लिया है n3, लेकिन n3 n1 से बड़ा है, तो ये वाला n2 को रिप्लेस करके n3 ले लिया, ये n1। अभी भी ये डेंसर है और ये रेयर है, क्योंकि यहाँ पर आपका n3 बड़ा है n1 से, है ना। अब लाइट, अब क्रिटिकल एंगल हो गया आपका, चेंज हो गया है, क्योंकि पेयर ऑफ मीडिया चेंज करने से क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाता है। तो ये θ2c हो गया है और रिफ्रैक्शन एंगल इसके लिए भी 90 डिग्री होना चाहिए। अब फिर अगेन स्नेल्स लॉ लगाओ इस जगह पर, n3 इंटू n3 मल्टीप्लाइड बाई साइन θ2c
इक्वल टू n1 sin 90 की वैल्यू 1। ये अब देखो यहाँ हमें इतना आ गया। अब n1 n2 को इक्वल कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वल कर लेंगे तो ये n2 sin थीटा 1c इक्वल टू n3 sin थीटा 2c। अब हमें यहाँ पे दे रखा है n2 अपॉन n3 की वैल्यू, तो n3 को नीचे ले आओ, n2 अपॉन n3 sin थीटा 1c इज इक्वल टू sin थीटा 2c। इसकी वैल्यू भैया हमें दे रखी है 2i5, तो ये 2i5 दे रखी है और ये sin n2 अपॉन n3 दे रखा था ना, हाँ, sin थीटा 1c इक्वल टू sin थीटा 2c। एक रिजल्ट तो हमारे पास ये आया। अब देखो एक रिजल्ट हमें ये भी दे रखा है यहाँ पे, ये वाला, और फाइंड आउट करना है थीटा 1c, तो यही ना रख दें बेटा, sin थीटा 2c की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली देखो ये रही, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो इस जगह पे लिख देते हैं 2i5 sin थीटा 1c माइनस sin थीटा 1c इज इक्वल टू 1/2। मैंने sin थीटा 2c की वैल्यू पुट कर दिया ये वाली इस जगह पर। इसमें से sin थीटा 1c कॉमन आ गया, 2/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो sin थीटा 1c यहाँ से 5 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 माइनस के 5 इज इक्वल टू 1/2। तो sin थीटा 1c जो निकल के आया है यहाँ से, ये आ जाएगा, चलो ऐसे एक बार स्टेप और डालें, माइनस के 3/5 आएगा और ये 1/2 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, sin थीटा 1c निकले आया माइनस के 5/6 थीटा 1c। तो थीटा 1c जो आया वो आया साइन इनवर्स माइनस के 5/6, ये आंसर आ रहा है ना। और ऐसी कोई चॉइस ही नहीं रखी इसमें, है ना। देखो यहाँ n1 भी है, साइन भी नहीं है, तो इसमें ये क्वेश्चन जेईई मेंस ने आपका क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है, मतलब इसमें बोनस मिलेगा आपको, है ना। इसमें कोई चॉइस सही नहीं है। एनटीए ने जो बनाया था, आंसर दिया था, वो वैसे ये डी दिया था, लेकिन ये वाली चॉइस करेक्ट नहीं आ रही, ये आ रही है। अच्छा, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट और भी है, देखो अगर हम साइन थीटा 1c की वैल्यू यहाँ रख दें, तो n2 इंटू साइन थीटा 1c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5/6 n1। तो देखो यहाँ ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव में आ रहा है, जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नेगेटिव में होता ही नहीं है। सबसे मिनिमम वैल्यू जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 से छोटी तो होती नहीं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर यहाँ पे गलत दे रखा था और इसका आंसर करेक्ट ही होगा, जो कि बोनस के रूप में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। A concave mirror produces an image of an object such that the distance between the object and image is 20 centimeter. If the magnification of the image is -3, the magnitude of the radius of curvature of the mirror is। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन m की जो वैल्यू दे रखी है, ये -3 दे रखी है, इसका क्या मतलब है। देखो इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो अगर 1 से बड़ा हो तो m इज इक्वल टू होता है आपका hi अपॉन ho। तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1, तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बात तो समझ में आई कि जो इमेज है आपकी वो मैग्नीफाइड बन रही है बेटा, बड़ी बन रही है, ठीक। एक बात, दूसरी बात समझें कि दूसरा सेंटेंस इसमें समझ सकते हैं हाँ, कि एम नेगेटिव आ रहा है, तो एम अगर नेगेटिव आ रहा है उसका क्या मतलब है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की जो होंगी वो अपोजिट साइड में होंगी, तभी तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। उल्टा भी हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज ऊपर कर लो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे कर दो, मतलब अपोजिट साइड होना चाहिए, तभी एम नेगेटिव आएगा। तो इस बात इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड होगी, ये भी पक्का है। अब आगे सुने, जानते हो जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है, एक बात सुन लीजिए अच्छी तरीके से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल होता है ना, तो इसमें केवल एक केस में जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो इमेज जो बनती है, इमेज जो बनती है वो रियल बनती है, इरेक्ट बनती है और साइज में स्मॉलर होती है बेटा। इसमें केवल एक ही केस होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर से, कि जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तब आपका इमेज जो बनेगी वो रियल, इरेक्ट और साइज में स्मॉल होगी, जबकि यहाँ पे तो साइज बड़ा दे रखा है बेटा, तो पक्का है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल नहीं होगा तो अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो जैसे समझो m बराबर माइनस का फॉर्मूला होता है v अपॉन u। अगर ऑब्जेक्ट रियल हुआ, ऑब्जेक्ट अगर रियल हुआ, रियल ऑब्जेक्ट, तो u नेगेटिव होगा। अगर u नेगेटिव है तो v भी मेरे को नेगेटिव ही करना पड़ेगा, तभी m नेगेटिव आ सकता है। u नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव करूंगा, दोनों नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएंगे, तब m की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब इमेज भी रियल होगी, क्योंकि v नेगेटिव आने का मतलब रियल इमेज, तो रियल इमेज बनेगी। तो ये वाली बात तीन पहले हमें बात पता होनी चाहिए। ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज से अगर ये आइडिया नहीं है तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए हमें।
अब क्वेश्चन करने में कुछ नहीं, जैसे समझो मेरे पास ये 3 चीज़ें समझ में आ गई। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज याद होना चाहिए कॉनकेव मिरर का, तो ये कॉनकेव मिरर है आपका। अब मैं जानता हूँ ऑब्जेक्ट रियल है, तो ये फोकस, ये सेंटर कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है अगर कहाँ रखा हो, सी और एफ के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बिटवीन, और इमेज बने बियॉन्ड और इन्वर्टेड, साइड में बड़ी बनती है, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। और ये सेपरेशन हमें दे रखी है हमें यहाँ पर, ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाला याद होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है और साइज में बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड, रियल और इन्वर्टेड बनती है। ये वाली सेपरेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेपरेशन हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है तो ये तो पक्का है कि फोकल लेंथ तो निकालनी पड़ेगी, और फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा 1/v 1/u, ये वाला। और एफ बराबर जो होता है वो r/2 होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए फोकल लेंथ चाहिए। अच्छा, अब ये डिस्टेंस अगर मैं x मान लूँ तो देखो, और ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये वाली हो जाएगी 20 + x, ये वाली। अगर ये x है तो ये 20 + x। तो अगर यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो 1/f सॉरी लीनियर ये लगाओ, m बराबर -kv/u। तो बताओ ये तो v हो गया और ये u हो गया, तो m की वैल्यू तो -3, माइनस v की वैल्यू -20 + x डिवाइडेड बाई, ये माइनस क्यों रखा समझ में आया, 20 ऐसे 20 + x माइनस में, और u भी माइनस में होगा -x ऐसे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई कर लो, इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा। भाई u भी नेगेटिव होगा, x नेगेटिव में ही तो आएगा। इस केस के लिए जनरलाइज मत करो बेटा, जनरलाइज मत करो, इसी केस के लिए सोचो ओनली। अगर ये u और v तो फिक्स हो गए ना बेटा, तो u आपका -x और v भी -x, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये वाला माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 3x आ गया इक्वल टू आ गया 20 + x। तो इधर लेके आएंगे तो 2x = 20, तो x = 10 सेंटीमीटर आया। अगर x 10 सेंटीमीटर है तो ये 30 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर और ये आ गई 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकाल लो, 1/f बराबर। अब देखो ऑब्जेक्ट इधर से है तो इंसिडेंट रे इधर की तरफ, तो u तो नेगेटिव है ना, यही तो u है हमारा, तो u की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी है -30, माइनस की तो होगी, v अभी तो साइन रखा, v माइनस का है, u भी माइनस का है। अब दोबारा से रखिए इसमें फॉर्मूले में, और x की वैल्यू भी कितनी -10, तो यहाँ से आप 30 एलसीएम ले लो, तो -1 और -3, ये 1/f, तो 1/f = -4/30। तो ये हो गया आपका f = -30/4, दैट मीन्स -15/2 सेंटीमीटर। जब तो यहाँ माइनस साइन बता रहा है कि कॉनकेव जो डाइवर्जिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना, तो ये केवल नेचर बता रहा है मिरर का माइनस साइन, कि f नेगेटिव साइन है, इसका मतलब नेचर जो है डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग मिरर है, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, ये बता रहा है, मतलब कॉनकेव मिरर है। और f बराबर r/2 होता है, तो f बराबर r/2, इसकी वैल्यू रखिए 15/2, ये r/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी। 2 light falls on a transparent material block at point 1 and 2 with angle θ1, θ2 respectively as on the figure. After reflection, the beam intersect at point 3, which is exactly on the interface at the other end of the block. Given that distance between 1 and 2 d दे रखा, और θ1, θ2 बराबर है बेटा, और where refractive index of block N2 is greater than refractive index of outside the medium. ठीक, then thickness of the block. एक बात तो ये N1 दे रखा है बाहर का, और इस ब्लॉक का N2 दे रखा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि N2 बड़ा है N1 से, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये वाला रेयर मीडियम है, पहली बात। और θ1, θ2 यहाँ बराबर दे रखे हैं, इक्वल मान लेते हैं, थीटा क्वेश्चन में गिवन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसे। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो देखो कॉस इनवर्स में दे रखा है, तो cos θ1 cos θ2 = दे रखा है N2/2 N1। अब इस जगह पर एक नॉर्मल ड्रॉ करिए बेटा आप ऐसे, तो ये एंगल जो आएगा वो 90 माइनस के θ1 आएगा, इंसिडेंस एंगल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो इंसिडेंस एंगल होता है। यहाँ से ये टूवर्ड दी नॉर्मल होगा थोड़ा सा, और इस जगह पे मान लो ये पहुँचा रेज, ये आपकी R कह दिया, क्योंकि θ1 θ2 बराबर है, तो आपको नहीं लगता बिल्कुल सिमेट्री है बेटा, अच्छी खासी है ना। तो ये भी इसी जगह पर इंटरसेक्ट हुआ, ये टूवर्ड दी नॉर्मल हुआ, तो ये भी R ही होगा। देखो θ2 θ1 इक्वल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम, तो ये एंगल भी बराबर होंगे, तो ये एंगल भी बराबर होंगे, और ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, ये सेपरेशन उसने डी दे रखी है। ये भी पक्का है कि ये वाला पॉइंट जो है मिड पॉइंट होगा, क्योंकि सिमेट्री है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ये d/2 होगी बेटा, ये वाली d/2 डिस्टेंस होगी, और ये वाली भी d/2 होगी। ठीक, तो इस जगह पे स्नैप्स लगा लो,
तो लिखो n1 इंटू साइन 90 माइनस के थीटा 1 और इक्वल टू n2 इंटू साइन r। इसे लिख सकते हैं n1 कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन r1 साइन r सॉरी, यहाँ कॉस थीटा 1 की वैल्यू रखी है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, इसकी वैल्यू ये हो गई, और n1 इसकी वैल्यू रखी है n2 अपॉन 2n1, कॉस थीटा 1 की वैल्यू n2 अपॉन 2n1 इक्वल टू n2 साइन r, n2 से n2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई साइन r, तो r इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो सोचो अगर ये 30 डिग्री है तो ज्योमेट्री से ये भी 30 डिग्री हो गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, देखो ये वाला और ये है ना, और इस वाले पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये तीसरा पॉइंट था। अगर ये 30 डिग्री हो गया तो इस वाले में 10 लगा लूँ, 10 30 इज इक्वल टू, क्योंकि थिकनेस पूछ रहा है हमसे ये वाली स्लैब की, इसे अगर हम h मान लें तो h हमसे पूछा है, तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया d/2 और बेस हो गया h, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, d हमें क्वेश्चन में रखा है 4√3 सेंटीमीटर, तो ये 4√3 सेंटीमीटर रखा है, 2h, ये इससे कैंसिल हो गया 2, तो h निकालेंगे तो 2 और √3 3 हो जाएगा, तो h बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। ये यहाँ आएगा 6 सेंटीमीटर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। हेलो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f आर कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स L1 L2 बाय AB प्लेन, ये ऐसे कटा है, एंड L3 एंड L4 XY प्लेन, ये XY प्लेन लिख रखा है, x और y एस ऑन द फिगर रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1 और L3 इज। ठीक, तो देखो ये लेंस आपका कट करने से पहले, ये अभी कट नहीं किया, तो इस लेंस की फोकल लेंथ लिखें तो दे रखी है इस लेंस की फोकल लेंथ f कट करने से पहले, क्योंकि सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r भी होगी और इसकी भी r होगी। अब ऐसा मान लेते हैं कि लाइट पहले इंसिडेंट इस पर कर रहे हैं, तो ये पहला सरफेस हो गया, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव, और सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। फॉर्मूला लगाएं, इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लें, तो म्यू -1, सराउंडेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना है, तो नीचे 1 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख लो 1/R1। तो देखो जिस सरफेस पर लाइट पहले इंसिडेंट होती है, पहले मैंने इस सरफेस, जरूरी नहीं आप इधर से भी लाइट डाल सकते हो, मैंने इधर से डाला है, ये इस सरफेस को मैंने फर्स्ट सरफेस माना है, तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा आपका ऐसे, है ना, ये C1, तो ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कहलाएगी आपकी ये वाली, और ये R1 बराबर R, फर्स्ट सरफेस से माना, और R2 बराबर R, और इसका स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट होगा, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े स्फीयर बन गए हैं, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आपकी R2। तो R1 आपका देखो पॉजिटिव है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो इसीलिए 1/R1 R है, और माइनस R2 1/R1 माइनस 1/R2 होता है, तो R2 के वैल्यू पुट करें तो माइनस के R, तो 1/F इज इक्वल टू म्यू -1 2/R, ये फर्स्ट केस काटने से पहले। अब इसको AB के प्लेन के अलॉन्ग काट दें, ऐसे काट दिया, और ऐसे काट देंगे तो लेंस L1 का पूछ रहा है, काटने के बाद लेंस L1 बचा हुआ पार्ट है जो है L1 का, ये इसकी बात कर रहा है। तो देखो काटने से लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज नहीं होगा भाई, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल सेम है। दूसरी बात, अभी भी इस सरफेस का आपको नहीं लगता कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R ही रहेगा, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R ही रहेगा ऐसे, क्योंकि इसका स्फीयर अभी भी ऐसे कंप्लीट होगा इधर की तरफ, और इसका स्फीयर अभी भी ऐसे कंप्लीट होगा इधर की तरफ, तो C1 अभी भी वहीं आएगा और C2 भी वहीं आएगा, तो सेम रहेगा बेटा, तो सब कुछ तो सेम है, म्यू सेम, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 की वैल्यू भी R, और साइन भी वही, तो आपको नहीं लगता इसकी जो फोकल लेंथ होगी लेंस F1 वो F के बराबर ही होगी, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू निकालोगे वो 1/F1, ये भी म्यू -1 2/R भी आएगी। ये सेम लगाओ बेटा, सेम ही तो है, तो F1 बराबर F रहेगा एक। लेकिन अगर लेंस को ऐसे काट देंगे, तो अगर लेंस जो था ये इसको ऐसे काट दिया ऐसे, ये लेंस L3 है बेटा आपका, तो ऐसे काट देंगे तो R1 तो अभी भी वही है, वही R, लेकिन R2 प्लेन सरफेस बन गया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 इन्फाइनाइट हो जाएगी, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फाइनाइट होती है, यहाँ चेंज आया रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो फोकल लेंथ में भी चेंज आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही रहेगा। लाइट इधर से डाल लें ऐसे, तो इसका स्फीयर इधर ही कंप्लीट होगा C1, और ये आपका R1 ही होगा ऐसे, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है इसीलिए R1 पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ इसकी F3 मान लेते हैं, तो म्यू तो सेम ही रहा है, R1 की वैल्यू पॉजिटिव ही है और R है, और लेकिन R2 की वैल्यू नेगेटिव है ऐसे, और इन्फाइनाइट है, तो ये तो 0 हो जाएगा बेटा पूरा, तो ये हो जाएगा म्यू -1 1/R 1/F3। तो यहाँ से अगर देखो, अगर इसे नीचे ले आएँ तो 1/2F कर लें इसको, तो म्यू -1 1/R, तो इसकी वैल्यू देखो 1/2F है।
तो इसकी वैल्यू आपकी 1/2f, तो 1/f3 इज इक्वल टू 1/2f, तो f3 इज इक्वल टू 2f। आप चाहो तो आप डायरेक्टली याद कर लो एक बार इसको कि ऐसे काटते हैं तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, और XY प्लेन में काटेंगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है। ये याद रखिए, एक लाइन में जब बच्चा ये अगर जिसको आता हुआ वो तो एक लाइन में 1 सेकंड में कर देता है इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि उसे मालूम पड़ेगा ऐसे काटेंगे तो फोकल लेंथ पहले f थी कट करने से पहले, तो उसकी f रहेगी, और ऐसे काटेंगे तो उसकी फोकल लेंथ 2f हो जाएगी। रेशियो पूछ रहा है तो f1/f3 पूछा है, तो ये f/2f, तो ये कैंसिल हो गया, ये 1/2, इसलिए डी चॉइस इज करेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हैज फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर इन एयर, व्हेन इट इज टोटली इमर्ज इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, फोकल लेंथ चेंज टू कितना। सोल्यूशन देखो, हमें पहले लेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेंस मेकर फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस लिखते हैं और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडेड मीडियम लिखते हैं -1। एक्चुअल में रियल फॉर्मूला ये होता है 1/r1 - 1/r2। आपने μ-1 देखा हुआ, तो हम सराउंडेड मीडियम को एयर मान लेते हैं, तब होता है वो μ-1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करिए बेटा आप, बस यहाँ पुट कर लीजिए। पहले केस में लेंस एयर में प्लेस्ड है, और एयर में लेंस की फोकल लेंथ रखी है 1/24, फोकल लेंथ वैल्यू पुट कर दी, और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा है 1.5, तो उसे 3/2 मान लें, और सराउंडेड मीडियम एयर में रखा है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो नीचे 1 लिखेंगे तो 1 ही रह जाएगा ऐसे, और यहाँ विद साइन लिखेंगे तो r1 + 1/r2 आएगा। तो हम यहाँ पे विद साइन लिख देते हैं, जैसे लेंस है L1 आपका, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। लाइट मान लो पहले इस पर पड़ रही है, तो इसका स्फीयर इधर तरफ बनेगा, तो C1 इधर, और इंसिडेंट रे ये r1 हो जाएगा बेटा आपकी डिस्टेंस। जिस सरफेस पे लाइट पहले पड़ती है वो फर्स्ट सरफेस होता है, और इस फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर रखिए r1, तो ये r1 हो गई, और ये सेकंड सरफेस हो गया, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी r2 हो गई। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं, तो r1 पॉजिटिव r2 नेगेटिव, विद साइन लिख दिया। अब इस पूरे लेंस को हमने वाटर में डिप कर दिया टोटली, तो वाटर में फोकल लेंथ में क्या चेंज आया ये पूछ रहा है, तो FW इज इक्वल टू, तो ये लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस तो जो बनाया वो कांच का बना है 1.5, तो यहाँ पे तो 3/2 आएगा, और जिसमें वो डूबा हुआ है जैसे लेंस है ये पूरा के पूरा पहले एयर में रखा था, लेकिन अब वो पूरा के पूरा आपको वाटर में उसे डुबा दिया, तो सराउंडेड मीडियम वाटर हो गया, तो यहाँ पे इसलिए 4/3 लिख लो। 1.33 4/3 होता है -1, और ये तो ऐसे की ऐसे रहेगा। ठीक, तो इसे देखो आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9/8 -1, और ये हो गया 1/r1 + 1/r2, तो ये हो गया 1/8 1/r1 + 1/r2। अच्छा, यहाँ से आप 1/r1 + 1/r2 की वैल्यू निकालोगे तो देखो ये तो 1/2 हो गया, यहाँ तो 1/2 हो गया, ये 3/2 में से -1 गया तो 1/2, और इक्वल टू कितना है 1/24, 2 से 1 काट दो, तो 1/r1 + 1/r2 की जो वैल्यू आई 1/12, तो इसकी वैल्यू 1/12 है, 1/8 और 1/12, तो ये हो गया 96 f वाटर। तो फोकल लेंथ जो हो गई वो 96 सेंटीमीटर हो गई, है ना। फोकल लेंथ चेंज टू कहा है, चेंजेस टू मतलब 424 से कितने तक चेंज होगी, तो 96 तक सेंटीमीटर तक चेंज हो गई। ठीक है, एट द इंटरफेस बिटवीन टू मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2, critical angle for reflection of PM wave is θ1c. n2 is material is replaced by another material having refractive index n3 such that critical angle at the interface n1 interface between n1 and n3 material is θ2c. If n3 greater than n2 greater than n1, और ये दे रखा है और ये पूरा दे रखा है, θ1c पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम से। ठीक, अब पहला कह रहा है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की, कह रहा है कि दो इंटरफेस हैं। देखो इस वाली बात पे ध्यान दीजिए, n1 कम है और n2 ज़्यादा है, तो इससे हम n2 मान लेते हैं, इसे हम n1, और n2 ग्रेटर देन n1 है, इसका मतलब है कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। और क्रिटिकल एंगल की कहानी होती है जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए, जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए और रिफ्रेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो जिस इंसिडेंस एंगल पर ऐसा होता है उसे इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लाइट डेंसर टू रेयर जानी चाहिए बेटा, लाइट किधर से किधर चलनी चाहिए, डेंसर टू रेयर क्रिटिकल एंगल के लिए, है ना। और जिस इंसिडेंस एंगल पर रिफ्रेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, लाइट सरफेस से टच करके चलती है, उसको हम इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस जगह पे लगा लो स्नेल्स लॉ, तो n2 मल्टीप्लाइड बाई साइन θ1c इज इक्वल टू n1 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो n2 साइन θ1c इज इक्वल टू n1, फर्स्ट केस हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले केस में क्या कहा है,
कि आपने N2 मटेरियल को रिप्लेस करके कोई अंदर मटेरियल ले लिया है N3, लेकिन N3 N1 से बड़ा है, तो ये वाला N2 को रिप्लेस करके N3 ले लिया, ये N1। अभी भी ये डेंसर है और ये रेयर है, क्योंकि यहाँ पर आपका N3 बड़ा है N1 से, है ना। अब लाइट, अब क्रिटिकल एंगल हो गया आपका, चेंज हो गया है, क्योंकि पेयर ऑफ मीडिया चेंज करने से क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाता है। तो ये θ2c हो गया है और रिफ्रैक्शन एंगल इसके लिए भी 90 डिग्री होना चाहिए। अब फिर अगेन स्नेचुरल लगाओ इस जगह पर, N3 इंटू N3 मल्टीप्लाइड बाई साइन θ2c इक्वल टू N1 साइन 90 की वैल्यू 1। ये अब देखो यहाँ हमें इतना आ गया। अब N1 N2 को इक्वल कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वल कर लेंगे तो ये N2 साइन θ1c इक्वल टू N3 साइन θ2c। अब हमें यहाँ पे दे रखा है N2 अपॉन N3 की वैल्यू, तो N3 को नीचे ले आओ, N2 अपॉन N3 साइन θ1c इज इक्वल टू साइन θ2c। इसकी वैल्यू भैया हमें दे रखी है 2i5, तो ये 2i5 दे रखी है, और ये साइन N2 अपॉन N3 दे रखा था ना, हाँ, साइन θ1c इक्वल टू साइन θ2c। एक रिजल्ट तो हमारे पास ये आया। अब देखो एक रिजल्ट हमें ये भी दे रखा है यहाँ पे, ये वाला फाइंड आउट करना है θ1c, तो यही ना रख दें बेटा, साइन θ2c की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली देखो ये रही, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो इस जगह पे लिख देते हैं 2/5 साइन θ1c माइनस साइन θ1c इज इक्वल टू 1/2। मैंने साइन θ2c की वैल्यू पुट कर दिया ये वाली इस जगह पर। इसमें से साइन θ1c कॉमन आ गया, 2/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो साइन θ1c यहाँ से 5 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 माइनस के 5 इज इक्वल टू 1/2। तो साइन θ1c जो निकल के आया है यहाँ से, ये आ जाएगा, चलो ऐसे एक बार स्टेप और वाले, माइनस के 3/5 आएगा और ये 1/2 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन θ1c निकल आया माइनस के 5/6 θ1c। तो θ1c जो आया वो आया साइन इनवर्स माइनस के 5/6, ये आंसर आ रहा है ना। और ऐसी कोई चॉइस ही नहीं रखी इसमें, है ना। देखो यहाँ N1 भी है, साइन भी नहीं है, तो इसमें ये क्वेश्चन जेईई मेंस ने आपका क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है, मतलब इसमें बोनस मिलेगा आपको, है ना। इसमें कोई चॉइस सही नहीं है। एनटीए ने जो बनाया था, आंसर दिया था, वो वैसे ये डी दिया था, लेकिन ये वाली चॉइस करेक्ट नहीं आ रही, ये आ रही है। अच्छा, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट और भी है, देखो अगर हम साइन θ1c की वैल्यू यहाँ रख दें, N2 इंटू साइन θ1c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5/6 N1। तो देखो यहाँ ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव में आ रहा है, जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नेगेटिव में होता ही नहीं है। सबसे मिनिमम वैल्यू जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 से छोटी तो होती नहीं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर यहाँ पे गलत दे रखा था, और इसका आंसर करेक्ट ही होगा, जो कि बोनस के रूप में आपको इक्वेशन मिलेगा। अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस 2 सेंटीमीटर, focal length f1 in air. Another plano convex lens with first surface radius of curvature 3 cm has focal length f2 when it is immersed in liquid of refractive index 1.2. If the both of the lenses are made of same glass of refractive index 1.5, the ratio of f1 f2 will be. तो इसके लिए हमें पहले लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये होता है μl अपॉन μs माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें μl लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μs सराउंडेड मीडियम का जिसमें लेंस रखा है। अब पहला केस पढ़ लीजिए, पहले आपका लेंस रखा है एयर में, इन एयर, और प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, उसके जो पहला सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर रखी है, देखो ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे। अब प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस इज 2 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 ये 2 सेंटीमीटर है, और दूसरा सरफेस प्लेन है, तो प्लेन सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो इनफाइनाइट होती है। जिस सरफेस पे लाइट पहले इंसिडेंट होती है उसे फर्स्ट सरफेस बोलते हैं, तो लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, इससे फर्स्ट सरफेस मान लिया है। सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वह नेगेटिव होती है। अब देखो ये पहला सरफेस है, तो इसका स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट होगा ऐसे, तो इसका सेंटर कर्वेचर इधर की तरफ आएगा। तो पहले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई ये r1 हो गई यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड सरफेस तो प्लेन है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। तो r1 कैसा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसीलिए r1 प्लस का होगा, और हमें यहाँ पे r1 2 सेंटीमीटर दे रखा है,
फॉर्मूला लगाइए 1/f1 इज इक्वल टू म्यू एल लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.5 है, और सराउंडेड मीडियम जो कि एयर है, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, तो 1 - 1 1/r1 2 सेंटीमीटर प्लस का, और r2 इन्फाइनाइट। तो ये हो गया आपका 0.5/2। इस पॉइंट को उठा लेंगे यहाँ से तो 1/4 1/f1, तो f1 आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक। अब सेकंड केस में कह रहा है कि एक अंदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर है, लेकिन उसे लिक्विड में डुबा दिया गया है। ये ऐसे ही अंदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऐसे, बट इसके पहले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 वो 3 सेंटीमीटर है, और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 ही है, लेकिन जो सराउंडेड मीडियम है, उसे जो लिक्विड डुबाया गया है इस लेंस को, वो किसी लिक्विड में डुबाया गया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.2 है। फिर अगेन कर लो 1/f2 फोकल लेंथ बता रहा है। लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.5 ही है, सेम बता रहा है दोनों का 1.5, और सराउंडेड मीडियम जो है आपका वो लिक्विड है इसकी चारों तरफ, तो लिक्विड है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2। यहाँ म्यूएल मतलब लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है। ठीक है, -1 1/r1 3, और ये भी इसी दर्शन में है बेटा, ऐसे सेम कंसेप्ट, तो R1 पॉजिटिव ही होगा 3, और R2 इन्फाइनाइट। तो इसे लिख सकते हैं यहाँ से पॉइंट हट गया, और 3 से कैंसिल कर दो, 3 से ये 5 और ये 4, और यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 5 - 4 और इंटू 1/3, तो देखो ये हो जाएगा 12 1/12, तो f2 आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। हमसे रेशो पूछा, तो f1/f2, f1 है आपका 4 और ये है 12, तो ये हो गया 1/3, तो रेशियो हो जाएगा 1/3। बी चॉइसेस। अ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is immersed in liquid of refractive index 1.2 when the plane side of the lens is silvered coated with complete reflection. Lens immersed in liquid behave like a concave mirror of focal length 0.2 meter. The radius of curvature of the cut surface of the lens is। ठीक, पहले क्वेश्चन समझें। एक आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, और इसके इस वाले फेस पर उसने सिल्वर कर दिया है। लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, उसने रखा है 1.5, और इसे किसी लिक्विड में डुबाया है, ये लेंस के मटेरियल का इंडेक्स है, और लिक्विड में डुबाया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे रखा है 1.2, ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सराउंडेड मीडियम कह दूँ। लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और जिस लिक्विड में डुबाया है उसको सराउंडेड मीडियम मान लो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2। ठीक। अब ये पूरा के पूरा सिस्टम वो कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बिहेव कर रहा है कॉनकेव मिरर की तरह से, पूरा कॉनकेव मिरर, और उसकी जो फोकल लेंथ है एफ इक्वलेंट, ये हमें रखी है 0.2 मीटर माइनस के 0.2 मीटर, ऐसा बोला है उसने, है ना। द लेंस इमर्ज्ड इन द लिक्विड बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर। तो ये पूरा की पूरा सिस्टम डुबा दिया हमने लिक्विड में, तो कॉनकेव मिरर की तरह से वो बिहेव कर रहा है पूरा की पूरा। कर्वेचर ऑफ द कट सरफेस ऑफ द लेंस, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमसे पूछी है कैपिटल आर। सो बहुतों को तो ये समझ में नहीं आता कि ये पूरा के पूरा सिस्टम कॉनकेव मिरर की तरह से कैसे बिहेव कर रहा है। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, आपको अगर आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे जरा समझें कि सबसे पहले ये बात समझनी है कि ये पूरा के पूरा सिस्टम मिरर क्यों, ये जो बना रखा है उसने ऐसे, इसको मिरर क्यों बोल रहे हैं, तो जरा समझो। जैसे ये लाइट इंसिडेंट करी, तो यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो गया, फिर इस प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, फिर इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा अगेन। तो देखो लाइट लेंस के अंदर, लेंस से दो बार लेंस को यूज़ किया, 2 बार लेंस की पावर यूज हुई, एक बार यहाँ से सरफेस से रिफ्लेक्शन, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन, और फिर दोबारा से रिफ्लेक्शन। तो ये पूरा सिस्टम जो है मिरर की तरह से वेव क्यों कर रहा है कि क्योंकि अगर लेंस होता ये पूरा, तो लाइट इधर से इंसिडेंट हुई है तो इधर इमर्ज होती बेटा, जबकि ये लाइट इधर से इंसिडेंट हुई उधर ही वापस आ गई रिफ्लेक्ट होके। बिल्कुल ऐसा मिरर में होता है आपका, अगर कोई मिरर लेते हैं तो लाइट इंसिडेंट करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो इसमें देखो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस ही तो आ गई, सेम मीडियम में इंसिडेंट रही, रिफ्लेक्टेड, ये वापस आ गई। तो ये पूरा के पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह से वेव कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसको लिखते कैसे हैं, एफ इक्वलेंट, तो जरा समझो। इसकी जो कॉनकेव मिरर है इसकी पावर भी लिख लेते हैं। ये पूरा सिस्टम है बेटा, पूरा सिस्टम कॉनकेव मिरर की तरह से वेव कर रहा है। पी इक्वलेंट इक्वल टू पावर ऑफ मिरर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस। अब यहाँ पे ये मिरर की पावर है, प्लेन मिरर की,
इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे बना लो कि ये इक्विवेलेंट है इसके, ये तो लेंस हो गया और ये प्लस ये प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर की सिंगल पावर एक बार, लेकिन लेंस को 2 बार यूज कर रहे हैं हम, इसीलिए इसकी 2 बार पावर लेंगे, 2 पावर ऑफ लेंस, क्योंकि एक बार लाइट लेंस से एक बार जाती है फिर वापस लौट के चक्कर लगा के वापस आती है, इसलिए 2 बार लेंस की पावर लेंगे और एक बार प्लेन मिरर की पावर लेंगे। ठीक, ऐसे। अब लेंस की पावर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है f1/f, ये लेंस के लिए होता है बेटा। लेकिन मिरर की पावर जो होती है उसका फॉर्मूला जो होता है 1/f होता है, लेकिन माइनस साइन के साथ होता है। तो देखो ये पूरा सिस्टम मिरर की तरह से काम कर रहा है, इसलिए माइनस में लिखेंगे 1/fm, f इक्वलेंट इक्वल टू, ये आपका मिरर है इसीलिए माइनस के fm, और ये आपका लेंस है तो 1/fl। माइनस साइन का बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 1/f इक्वलेंट इक्वल टू, ये आ गया आपका, ये प्लस का हो जाएगा 1/fm माइनस ये हो जाएगा माइनस का 1/fm, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला बेटा, जब भी सिल्वरिंग करें किसी भी फेस पे करें तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, है ना। ये लेंस की फोकल लेंथ है और ये मिरर की फोकल लेंथ है, और ये पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ है। ठीक है, और पूरा सिस्टम हमेशा मिरर की तरह से बिहेव करता है, और कंबाइंड सिस्टम पूरा की पूरा कॉन्केव मिरर की तरह से बिहेव करेगा जब उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आए, और अब पूरा सिस्टम की फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आती है तो कॉन्वेक्स लेंथ मिरर की तरह से बिहेव करता है, और अगर फोकल लेंथ पूरे एफ इक्वलेंट इनफाइनाइट आता है तो प्लेन मिरर की तरह से बिहेव करता है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को। तो जरा देखते हैं कैसे शुरुआत करते हैं बेटा। दे रखा है यहाँ पे कितनी फोकल लेंथ पूरे सिस्टम की, यहाँ माइनस के 1/-0.2 मीटर। मिरर की लिखे हैं तो ये प्लेन मिरर है बेटा। प्लेन मिरर की पावर 0 होती है और प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ लिखें तो 1/∞ -2 इंटू, यहाँ लेंस के लिए लिख लो बेटा, इसकी फोकल लेंथ है आपकी FL और इसकी फोकल लेंथ थी FM। ठीक है, तो इसको अलग से बना लो और लेंस की आप फोकल लेंथ लिख लो बेटा इसकी। अब इसकी फोकल लेंथ कैसे लिखें? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमसे पूछिए। ठीक, ये प्लेन सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, और इधर से लाइट इंसिडेंट कर लेते हैं मान लो। ठीक है, तो अब इसका पहला सरफेस जिस पे लाइट पहले इंसिडेंट होती है उसे पहला सरफेस बोलते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे घुमा लो, ये सेंटर कर्वेचर हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे आएगा R1 बोलते हैं इसको, ये पहला सरफेस है R1 बोल रहे हैं, तो ये R2 है आपका। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट उसमें डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव। फॉर्मूला लगा लो 1/f इक्वल टू, लेंस के लिए यहाँ लेंस के मेटल का लिखते हैं, यहाँ सराउंडेड मीडियम का लिखते हैं -1 1/R1 -1/R2। इस फॉर्मूले में बिस साइन लिखते हैं सारी वैल्यू द्वारा से, ये तो ड्राइव करते समय लिखते हैं साइन। जब ड्राइव करके जो फॉर्मूला आ जाता है तो फिर उस वाले केस में फिर द्वारा से साइन पुट करते हैं, इसलिए ये मैं सोच रहा कि एक बार साइन पुट कर चुके हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट यूज करो, विद साइन लिखना सबकी वैल्यू। ठीक है, तो लिखते हैं लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, तो लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा था 1.5, तो ये तो 1.5 है, और सराउंडेड मीडियम जिसमें डूबा हुआ था लिक्विड वो 1.2, तो ये 1.2 है -1, और R1 आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, और वो पॉजिटिव है बेटा, निकालनी है, और R2 तो इनफाइनाइट है, तो ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा। इससे हटा लो, इसे कॉमन 3 से काट लो, 5 और ये 4, एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 1/4, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 1/4 R, क्योंकि यहाँ से 5/4 -1 करेंगे तो 1/4 आएगा, तो 1/4 R आ गया। 1/FL की वैल्यू आ गई, तो मैंने 1/FL की वैल्यू इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो गया बेटा, तो ये हो गया 0.2 और ये हो गया 1/2R। सीधा कर लो, 2R इक्वल टू 0.2, तो R इक्वल टू कैंसिल कर दो इसको, 0.1 मीटर आ जाएगा। तो इसकी जो फोकल लेंथ आ गई, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई, वो 0.1 मीटर आ गई। व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीजेज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर एन इंक्रीज इन ऑप्टिकल पावर बाई 0.1 डायप्टर फ्रॉम 2.5 डायप्टर? देखो इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो मेथड 1 लगा रहे हैं और इसमें लगा रहे हैं एरर वाला मेथड। देखो आपकी पावर इक्वल टू होती है 1/f, और इसमें अगर हम इसको एरर ऑफ मेजरमेंट वाले चैप्टर से करें तो ΔP/P इक्वल टू माइनस आएगा आगे ΔF/f। देखो यहाँ पे P इक्वल टू इसे लिखेंगे -1, तो इसको ऐसे लिखते थे ΔP/P, और ΔF/f जो पावर होती थी वो आगे लिख देते थे। और इस पूरे का नाम क्या है बेटा? इसका नाम है रिलेटिव चेंज इन फोकल लेंथ। अब डिक्रीज हो रहा है इसलिए तो माइनस साइन आ रहा है, रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ। जब फोकल लेंथ घटेगी तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पर रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ, इस पूरे का नाम
है ना, रिलेटिव बोलते थे। और इस पूरे का नाम क्या है, रिलेटिव इंक्रीजेज इन पावर, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे बोला इंक्रीज इन ऑप्टिकल पावर। इससे कर लीजिए, ये हमसे पूछा है, बस माइनस साइन से बता रहा है कि फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन कर लो तो कितना इंक्रीमेंट है बेटा डेल्टा पी में, 0.1 डायोप्टर, और ओरिजिनल पावर कितनी है 2.5 डायोप्टर, बस यहाँ रख दो। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5 और ये माइनस का डेल्टा एफ अपॉन एफ, और हमसे इसी की वैल्यू पूछा है, हमसे ये फाइंड आउट करनी थी। उस 0.2 उठाओ, 25 का डिवाइड करेंगे तो 0.04 आ जाएगा डेल्टा एफ अपॉन एफ। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो ये 0.054 हो जाएगा आपका बेटा, इसका इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। लेकिन ये मेथड हम तब तक लगा सकते हैं जब ये इंक्रीमेंट जो है ना वो स्मॉल हो, जब इंक्रीमेंट जो है स्मॉल होता है तब तक लगा सकते हैं इस मेथड को। ये ज़्यादा हो जाता है तो फिर इस मेथड से नहीं करते, फिर बिल्कुल बेसिक से जाते हैं। मेथड नंबर 2, अब इसमें आपको इनिशियल पावर दे रखी है 2.5 डायोप्टर, ये इनिशियल पावर है ना, तो इनिशियल पावर इतनी है, तो इनिशियल फोकल लेंथ निकाल लो 1/P1 से, तो 1/2.5 इतना मीटर आ जाएगा फोकल लेंथ। अब फाइनल पावर कितनी हो गई, तो कितनी बढ़ा दिया, 0.1 डायोप्टर बढ़ गई है, इंक्रीज हो गया है, तो इंक्रीमेंट अगर 0.1 का हुआ है तो फाइनल कितनी हो जाएगी 2.6 डायोप्टर। 2.5 थी, 0.1 डायोप्टर इंक्रीज हो गई तो 2.6 डायोप्टर हो जाएगी, तो नई फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1/ आपकी फाइनल फोकल लेंथ हो जाएगी ये 1/P2 2.6 मीटर। अगर आपको निकालना है रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ, ये निकालना है, तो जब डिक्रीज हो रहा है ना तो इनिशियल ज़्यादा होगा और फाइनल कम होगा, ये तो पक्का समझ में आता है। तो इसको हम परसेंट नेगेटिव में नहीं निकालते हैं, तो F1 माइनस F2 इनिशियल माइनस फाइनल कर लो। अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव में आएगा, लेकिन रिलेटिव डिक्रीज कह रहा है तो यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल, नीचे हमेशा इनिशियल ही आता है। जब परसेंटेज एरर निकालते हैं ना तो रिलेटिव एरर का 100 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रिलेटिव एरर हो जाएगा बेटा आपका, अगर एरर के हिसाब से देखें तो, है ना, तो ये ऐसे लिख देते हैं। अगर रिलेटिव इंक्रीज कह रहा होता तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल होता, है ना, तो रिलेटिव या फ्रैक्शनल भी बोल सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शनल डिक्रीज इन फोकल लेंथ, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन फोकल लेंथ, रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ एक ही बात होती है। वैल्यू पुट कर दो, F1 की वैल्यू कितनी है 2.5 और इसकी वैल्यू कितनी है 2.6 और इसकी वैल्यू 1/2.5। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेंगे 2.5 और 2.6 तो यहाँ आएगा 2.6 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 2.5, इसके नीचे 1, तो इससे तो ये कट जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, नहीं क्या हो गया, यहाँ तक ये 1/ है, ये 1/2.5 है, तभी तो मैं कह रहा कि ऐसे कट नहीं रहा है, ये इससे कट जाएगा बेटा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.1 और ये हो गया आपका 2.6, पॉइंट से पॉइंट उठा लो 1/26। अब देखो अगर ये 25 होता 1/25 तो 0.04 आता, तो ये 0.04 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट 0.04 ही आएगा। एक्चुअल में ये आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू ये, क्योंकि इसे लगाने के लिए ये पावर बहुत छोटा होना चाहिए तब लगा सकते हैं, ये हमेशा लगा सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है 0.04 है। गिवन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 kept in a liquid refractive index μ1 less than μ2 having radii of curvature r1 r2, its second surface is silver polished where so an object is placed on optical axis so that real inverted image is formed at the same place। तो फिर डायग्राम बनाते हैं, एक थिन लेंस बना लें कॉन्वेक्स लेंस, इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसे एक लिक्विड में डुबाया है इधर, दैट मीन सराउंडेड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, और इसके पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर ये r1 है और दूसरे सरफेस की ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है और सेकंड सरफेस उसने पॉलिश कर दिया है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस का क्वेश्चन है। पहले तो ये पूरा की पूरा सिस्टम, ये पूरा किसकी तरह से एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ मिरर या फिर लेंस या बोथ, तो ये तो पूरा की पूरा ये मिरर की तरह से एक्ट करता है बेटा। अगर ये पूरा मिरर की तरह एक्ट करता है तो पूरे सिस्टम की जो है, पूरे सिस्टम की बात करें पूरा, ये F इक्वलेंट हो गया बेटा और पावर हो गई इसकी P इक्वलेंट। अब बात आती है मिरर की तरह से एक्ट कर क्यों रहा है। तो एक बताओ, अगर इस पर हम लाइट इंसिडेंट करें ऐसे, तो इस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, एक बार रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये सरफेस मिरर की तरह से एक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, फिर इस सरफेस से अगेन रिफ्लेक्शन होगा, तो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ लेंस से और मिरर से 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये ऐसे हुआ। अब ऐसा बिहेवियर किसका होता है, मिरर का, क्योंकि अगर लेंस होता तो उसमें लाइट डालते तो लाइट ट्रांसमिट हो जाती, दूसरी साइड में चली जाती, लेकिन अगर मिरर होता है
तो लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो देखो लाइट टकरा के इसी मीडियम में इंसिडेंट हुई और इसी मीडियम में टकरा के वापस आ गई, क्रॉस नहीं किया, लाइट क्रॉस कर जाता है तो लेंस को, तो लेंस की तरह से मिरर की तरह से कर रहा है पूरा सिस्टम। एक बात, अब इसमें ये जो लेंस है ना, ऐसे इसमें 2 बार पावर यूज हुई है, इसकी लेंस की 2 बार पावर यूज हुई है लेंस की, और मिरर जो है उसकी पावर 1 बार यूज हुई है। इस मिरर की जो है, ये मिरर है, इसकी पावर 1 बार यूज हुई है, 1 बार, मिरर 1 बार यूज हुआ है, इसकी पावर 1 बार, क्योंकि 2 बार रिफ्रेक्शन हुआ, मिरर के अंदर 2 बार गया, 1 बार गया फिर लौट के आया, तो मिरर के लिए 2 बार पावर, लेंस ने 2 बार पावर यूज करी और मिरर से 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ, इसलिए मिरर की पावर 1 बार यूज हुई। इसीलिए जब एफ पी इक्वलेंट लिखेंगे पूरे सिस्टम का, जो एक्ट एज अ मिरर इज इक्वल टू, ये लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 बार प्लेन मिरर की पावर, और सॉरी 1 बार मिरर की पावर और 2 बार लेंस की पावर। अब लेंस के लिए जो पावर होती है, लेंस के लिए ये होती है 1/f, जबकि मिरर के लिए जो पावर होती है ये होती है -(1/f). ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मिरर की तरह से एक्ट हो रहा था, इसीलिए -(1/f) इक्वलेंट इज इक्वल टू, ये भी मिरर की तरह से यूज हो रहा है तो इसलिए -(fm), और ये लेंस के लिए यूज हो रहा है तो 1/fm। बोथ साइड में माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दें तो 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/fm -2/1/fm। ये तो फोकल लेंथ जो आ रही है वो इसकी हो गई पूरे सिस्टम की, और ये मिरर की हो गई इस वाले की, और ये FL हो गई इसकी फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ FL, 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, और इसकी फोकल लेंथ FM, और इस पूरे सिस्टम की F इक्वलेंट, जो कि एक मिरर की तरह से एक्ट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला में डायरेक्टली याद होना चाहिए। आप क्वेश्चन कर लो, आप करिए। सबसे पहले इसमें इसकी फोकल लेंथ निकालिए, पूरे सिस्टम की F इक्वलेंट कितनी आ रही है। देखो इसकी जो सेकंड सरफेस है ये वाला, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 थी, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, और ये है मिरर, तो मिरर का फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर कितना, R/2 है ना। तो यहाँ पे F मिरर कितना हो जाएगा, -(R2/2), क्योंकि सेकंड सरफेस को ही तो मिरर की तरफ से करेगा, तो R2 माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ये तो कॉनकेव मिरर है बेटा, इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। दिस साइन लिखेंगे, साइन तो रख दिया यहाँ पे तुमने बेटा, जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया है ये, अब ये फॉर्मूला जो बना है इसमें वैल्यू बिस साइन लिखनी है आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा आइए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, तो FM की वैल्यू पुट करें तो -(R2/2), तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2/R2 -2। इसकी फोकल लेंथ निकालो इस वाले की, तो इसकी फोकल लेंथ निकालो लेंस मेथड फॉर्मूले से। लेंस के मटेरियल का इंडेक्स μ2 है और सराउंडेड का μ1 है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, तो 1/f लेंस इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं लेंस के मटेरियल का इंडेक्स, यहाँ लिखते हैं सराउंडेड मीडियम का -1, और 1/R1 -1/R2। ये फॉर्मूला याद रखिए। μl क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और μs क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडेड मीडियम, लेंस जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ लेंस के मटेरियल का इंडेक्स तो μ2 दे रखा है, और सराउंडेड जिसमें रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है -1। R1 जिस पर लाइट पहले पड़ती है तो इस सरफेस को फर्स्ट सरफेस मानने हैं, तो इसकी लाइट इस पर इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट रे है, तो देखो इसका स्फीयर इधर तो कंप्लीट होगा, इस सरफेस का स्फीयर इधर कंप्लीट आएगा ऐसे, और सेंटर कर्वेचर ये आ जाएगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ना वो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ऐसे ये R1, ये R1 होगी, क्योंकि ये पहला सरफेस है बेटा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R, तो उसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा ऐसे, C2 इधर आएगा, तो R2 ये होगा, और ये R1 होगा आपका। तो R1 आपका पॉजिटिव है और R2 आपका नेगेटिव है, तो यहाँ लिख दो R1 कैसा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखा, और R2 अगर माइनस का होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये R2। ये फोकल लेंथ आ गई लेंस की, दिस साइन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1/fl निकले आया ये आपका, तो यहाँ पे पुट करें तो क्या लिखेंगे, μ2/μ1 -1 और 1/R1 + 1/R2, ये 1/f इक्वलेंट। अब जरा समझो, इसमें से इसको ऐसे रहने दो अभी, 2/R2 माइनस ये 2 है, इसमें से एलसीएम ले लो, μ1 एलसीएम ले लो, तो क्या लिखेंगे, μ2 - μ1, इसमें से भी एलसीएम ले लो, R1 R2, इसे क्या लिखेंगे, R2 + R1, ठीक। अब आपको नहीं लगता इसमें से माइनस का 2/R2 कॉमन लिया जा सकता है पूरे में से, तो 2/R2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन लिया है तो बना गया। देखो ये 2 तो कॉमन ले लिया ये, और माइनस भी लिया तो प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, और नीचे से कॉमन क्या लिया है, ऊपर से ये, नीचे से ये कॉमन लिया है, तो ऊपर क्या बचेगा, μ2 - μ1 और R2 + R1, और नीचे बचेगा आपका μ1 और R1।
माइनस के 2/R2, यहाँ से एलसीएम ले लो आप μ1R1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो μ1R1 प्लस इधर आओ तो ये लिख लो μ2 माइनस μ1 और R2 प्लस R1, ऐसे ये ब्रैकेट बन गया 1/F इक्वलेंट। अब जरा समझो, इसमें क्वेश्चन के फॉर्मेट को थोड़ा सा देखें तो μ1 R1 R2, तो देखो ये μ1 ये R1 ये R2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे उल्टा करेंगे तो F इक्वलेंट उल्टा हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। चलो उल्टा कर लेते हैं, पहले इसे लिखते हैं F इक्वलेंट इक्वल टू, तो उल्टा करेंगे तो ऊपर आएगा μ1 R1 R2 और नीचे आएगा माइनस के 2 ब्रैकेट के बाहर μ1 R1 प्लस μ2 μ1 और R2 प्लस R1। अब सोचो, ये देखो μ1 R1 R2 ऐसा ही है कुछ, है ना, लेकिन यहाँ पे R1 है और R2 मॉडुलस के अंदर है ब्रैकेट में, और μ2 का मल्टीप्लाई उसमें, μ2 का मल्टीप्लाई इस R1 R2 में हो रहा है प्लस में। अच्छा, μ2 का मल्टीप्लाई हो रहा है R1 प्लस R2 में, बस यही वाला स्टेप मैंने यहाँ पे देखा तो मेरे को ये लगा कि मेरे को ये कर लेना चाहिए μ1 R1 R2, ये माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर, ये μ1 ये R1 प्लस, देखो इस μ2 का मल्टीप्लाई पूरे में करो, अब खोलो मत उसको, μ2 लिख लो और R2 प्लस R1 लिख लो ऐसा, लेकिन μ1 को खोल दो तो माइनस μ1 R2 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस μ1 R1। इसका मल्टीप्लाई पूरे के साथ किया है और इसका मल्टीप्लाई अलग अलग कर दिया, इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, देखो ये कट गया, तो इससे क्या लिख सकते हैं, अगले पेज बताता हूँ, नेक्स्ट पेज। ये देखो, तो ये F इक्वलेंट कितना आया, F इक्वलेंट आया μ1 R1 R2 डिवाइडेड बाई, ये माइनस साइन यहाँ लगा लो, ये 2 ब्रैकेट के बाहर, इसे लिख लो आप μ2 R2 प्लस R1 और माइनस μ1 R2। अब देखो यहाँ पे हम साइन तो रख चुके हैं, साइन तो रख चुके हैं, तो केवल ये मैग्नीट्यूड ही तो है, R1 R2 का मैग्नीट्यूड ही तो है, तो माइनस μ1 साइन तो रख चुके हैं बेटा, तो केवल मैग्नीट्यूड तो लिख रहा है इस समय, R1 R2 साइन तो रख चुके हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 ब्रैकेट में μ2 बड़ा ब्रैकेट R2 का मैग्नीट्यूड है, ये R1 का मैग्नीट्यूड है, साइन रख चुके हैं बेटा, माइनस μ1 ये मैग्नीट्यूड है R2 का, क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट था, ये बड़ा ब्रैकेट, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको नहीं लगता कि यहाँ पे μ2 बड़ा था, तो μ2 बड़ा है और इन दोनों का सम भी है, और यहाँ पे μ1 छोटा था और ये छोटा भी है, तो आपको नहीं लगता ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी। सोचो, μ2 ब्रैकेट R2 का मॉडुलस प्लस R1 का मॉडुलस बड़ा होगा μ1 R2 के मॉडुलस से, अगर होगा तो इसे से घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन ये पहले से माइनस, तो इसको आपको नहीं लगता कि जो F इक्वलेंट है वो माइनस में है, माइनस साइन नहीं बता रहा है कि जो F इक्वलेंट है वो माइनस है, इसका मतलब जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है बेटा। ये जो F इक्वलेंट पूरा ये सिस्टम बिहेव कर रहा है वो एक कॉनकेव मिरर की तरह से कर रहा है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, माइनस साइन जो बता रहा है कि कॉनकेव मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो माइनस साइन को छोड़ देंगे, तो F इक्वलेंट माइनस साइन केवल नेचर बता रहा है, तो F इक्वलेंट का मैग्नीट्यूड देख लूँ, आप इसका भी मैग्नीट्यूड देख लूँ, तो माइनस साइन छोड़ दो, तो μ1 R1 का मॉडुलस और R2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट μ2 R1 का ब्रैकेट R1 का मॉडुलस प्लस R2 का मॉडुलस और ब्रैकेट बंद माइनस μ1 और R2 का मॉडुलस, यही तो हुआ। और ये पूरा के पूरा बिहेव एज अ कॉनकेव मिरर, उसकी फोकल लेंथ कितनी, अब ये पूरा के पूरा कॉनकेव मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है, ऐसे ये पूरा के जो पूरा था ये लेंस ऐसे वाला, ये वाला पूरा इसकी तरह से बिहेव कर रहा है और इसकी फोकल लेंथ F इक्वलेंट है। अब अगर इसकी फोकल लेंथ F इक्वलेंट है तो अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस सो इट रियल इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम द सेम प्लेस, तो बेटा ये पूरा की पूरा सिस्टम एक्ट एज अ मिरर, तो तुम्हें नहीं मालूम है कि इसकी रेडियस ऑफ, अगर ये फोकल लेंथ है इसकी F इक्वलेंट, तो ये जो होगा ये सेंटर कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे सेंटर कर्वेचर पर रख दें, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, तो इमेज सेम साइज इसी जगह बनता है और सेम साइज का बनता है और रियल और इन्वर्टेड बनता है। दैट मीन्स हमसे ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस पूछ रहा है जो कि रेडियस होगी इसकी R इक्वलेंट, तो F इक्वलेंट इज इक्वल टू R इक्वलेंट बाई 2, तो यहाँ रख दो F इक्वलेंट की जगह पे R इक्वलेंट बाई 2, और R इक्वलेंट पूछिए हमसे, है ना, और सॉरी R इक्वलेंट नहीं पूछा, यही ऑब्जेक्ट होगा बेटा, ऑब्जेक्ट पूछा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ये ऑब्जेक्ट यहीं रखा है तो रेडियस ऑफ के बराबर हो गया ना, तो R इक्वलेंट निकालो वही डिस्टेंस होगी, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ F इक्वलेंट। जब 2 टाइम्स ऑफ F इक्वलेंट होगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, देखो ये वाला 2 इससे 2 कट जाएगा, अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2, इसको ये R इक्वलेंट लिख लूँ ऐसे, तो 2 से ये 2 कटेगा,
तो ये आ गया आपका, ये आंसर हो गया। देखिए चेक करो किससे मैच कर रहा है। μ1 R1 R2, μ2 R1 प्लस R2 माइनस μ1 R2, ये कितना है देखो R1 है, ए नहीं है, इसमें आ जाओ फिर μ1 R1 R2, μ1 R1 R2, μ2 R1 प्लस R2 माइनस μ1 R2, μ1 R2 ही तो बेटा ये सही है। A hemispherical vessel is completely filled with liquid of refractive index mu. A small coin is kept at the lowest point of O of the vessel as shown the figure. The minimum value of refractive index of the liquid so that the person can see the coin from the point E at the level of vessel H. तो देखो ये फिगर दे रखा है, यहाँ पर एक कॉइन बता रहा है बॉटम में, और यहाँ पर एक पर्सन यहाँ से देख रहा है, ये उसकी आई है, यहाँ से ये पर्सन देख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट उसे दिखाई दे, तो इस लिक्विड का मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे पूछा है। देखो इसमें क्रिटिकल एंगल कंसेप्ट लगेगा। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है और ये इंसिडेंस रे है और रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो इस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और इस जगह पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इधर का 1 है, तो देखो इसका म्यू था और इधर का एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। तो म्यू इंटू साइन आई सी इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन साइन आई सी। इफ अगर आई सी की वैल्यू मैक्सिमम हो तो म्यू आपका मिनिमम होगा ये। तो देखो इस जगह पर इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मिनिमम चाहते हैं तो क्रिटिकल एंगल इस जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखो सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे लाइट डालें ऐसे इंसिडेंट रे, और ये आपका नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, लाइट ऐसे जानी चाहिए आइज में। तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो कॉइन है, ये तभी दिखाई देगा जब लाइट यहाँ से चले और आइज में जाए। अगर आप यहाँ पर डालते हो ऐसे ऐसे, तो ये क्रिटिकल एंगल जो अगर मानते हो आप, तो छोटा होगा एज कम्पेयर टू इसके, तो सबसे बड़ा इसी वाले पॉइंट पर हो सकता है क्रिटिकल एंगल। तो इस इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालनी है, तो बस कर लीजिए। तो देखो आपको नहीं लगता ये 90 डिग्री है, और ये इसकी जो रेडियस होगी ये वाली आर, और ये भी रेडियस होगी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होगा। तो 2 थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45। अगर ये 45 है तो आईसी की वैल्यू भी ज्योमेट्री से 45 डिग्री होगी। तो यहाँ लिख दो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी की वैल्यू, आईसी की वैल्यू 45, तो 1 अपॉन √2, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √2। ये म्यू की मिनिमम वैल्यू होगी, तो इस डायग्राम के लिए आईसी की ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए आपका, यहाँ पे भर देना चाहिए हमें √2 मिनिमम वैल्यू। इन अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B with refractive index 1.3 1.4 respectively forms a convex refracting meniscus towards A. If an object placed at 13 cm from the vertex of the meniscus in A form an image with magnification -K2, the radius of curvature of the meniscus. सोल्यूशन, तो एक फिगर बनाते हैं, ग्लास लॉन्ग ग्लास ट्यूब बना लेते हैं। सबसे पहले ये बना ली लॉन्ग ग्लास ट्यूब, और इसमें इधर लिक्विड A है और इधर लिक्विड B है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। फॉर्म अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव मिनिस्कस टुवर्ड्स A की तरफ कॉन्वेक्स सरफेसेस है, तो देखो ऐसे बनाएंगे, A की तरफ ये सरफेस कॉन्वेक्स हो गया। अगर ऐसे बनाए तो कॉन्केव हो जाता है A की तरफ। A की तरफ हमें क्या बनाना है, कॉन्वेक्स सरफेस, तो इधर की तरफ लिक्विड भरा हुआ है A आपका ये, और ये लिक्विड भरा है आपका B, और कॉन्वेक्स साइड जो है A के टुवर्ड्स है। ठीक है, ये हमने ऐसे एक ऑप्टिकल एक्सिस बना ली, ये पोल बना लिया। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द मेनिस्कस A, तो इधर की तरफ एक ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे यहाँ रख लेता हूँ, ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये 13 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक, अब इसका जो मैग्निफिकेशन इमेज का वो हमें रखा है m बराबर -K2। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है, ये स्पेरिकल सरफेस है बेटा, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन इसका ये लेंस नहीं है, तो v/u नहीं होगा, और ना ये मिरर है तो -K v/u भी नहीं होगा। ये स्पेरिकल सरफेस है,
इसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो इस जगह पे जो बनेगा, भी मैं फॉर्मूला ड्राइव भी कर दूंगा, ये बनेगा आपका NA अपॉन NB और V अपॉन U। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा इसमें। अब ये आया कैसे वो जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका एक स्फेरिकल सरफेस, इधर आपका ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है HO और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NA ही मान लेते हैं और हम इधर का भी NB मान लेते हैं। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई ऐसे, ये इसका सेंटर कर्वेचर है, तो नॉर्मल सेंटर कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं ऐसे, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल इंसिडेंस एंगल होता है। अब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 दे रखा था, इसका 1.3 दे रखा था, तो नॉर्मल इसको NB को उसने बड़ा माना है NA से, तो ये टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। तो लाइट आपकी टूवर्ड द नॉर्मल हो गई थोड़ी सी ऐसे, और कुछ और दूर ले जाएं तो बड़ा करना है इसका साइज हमें, ये HI है, ये रिफ्रेक्शन एंगल हो गया, ये आपका ये हो गया, ये U हो गया, और ये आपकी इमेज बनी है I डैश, और ये आपका V। ठीक, इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा दो, तो NA इंटू साइन I इक्वल टू NB इंटू साइन R, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उसमें रे जो होती हैं शुड बी पैरेक्शियल रेज होती हैं, दैट मीन्स इंसिडेंस एंगल छोटा होना चाहिए, I और R दोनों छोटे स्मॉल, और इस वाले केस में हम साइन I लिख सकते हैं और टेन I भी हम I लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन R को R लिख सकते हैं और साइन R को टेन R को R लिख सकते हैं, तो इसीलिए लिख दें इसके जगह पे NA मल्टीप्लाइड बाई टेन I इज इक्वल टू NB टेन R। अब इस ट्राइंगल में आप टेन I निकाल लो, NA परपेंडिकुलर हो गया आपका HO और बेस हो गया, विद साइन लिखेंगे तो देखो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव और इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव। हम विद साइन वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला ड्राइव करते समय। अब ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं बेटा, जितने भी फॉर्मूला ड्राइव होके आए हैं वो विद साइन ही ड्राइव होके आते हैं, तो ठीक है। तो ये माइनस के U, ये NB और इसकी वैल्यू लिखें तो HI अपॉन V, HI नेगेटिव होगा क्योंकि ये नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव और इधर की तरफ पॉजिटिव, परपेंडिकुलर लेते हैं पॉजिटिव और नीचे लेते हैं नेगेटिव, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से अगर हम HI अपॉन HO निकालें तो V का मल्टीप्लाई कर लो NA इंटू V, और इसको इसके नीचे ले आओ NB इंटू U इक्वल टू HI अपॉन HO, और ये होता है आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये तो ये आपका देखो फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया, यही आया है देखो आपका। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, M के लिए रखिए -2, बिस साइन लिखेंगे दोबारा से फॉर्मूला, हाँ में वैल्यू सही है। तो NA की वैल्यू रखी है कितनी आपकी 1.3 और NB के लिए रखी है 1.4, V रखा है निकालना है, बिस साइन लिख रहे हैं तो V तो पॉजिटिव होगा, कुछ इसमें भी डायग्राम कंप्लीट कर दो, ऐसे बनेगा, ये HI, ये आपका V और ये U, और U की वैल्यू -13, विद साइन लिखेंगे बेटा। सर आपने यहाँ साइन पुट कर दिए थे दोबारा से क्यों किए बेटा, ये फॉर्मूला ड्राइव करते समय जितने भी फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं वो सब विद साइन ही ड्राइव किए जाते हैं। जब फॉर्मूला निकले आता है फिर दोबारा से साइन कट पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 13 से 13 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, V इक्वल टू आया 28 सेंटीमीटर, प्लस आ रहा है, इसका मतलब इमेज इधर बन रही है, ठीक है ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे आपको V निकले आया, U निकले आया, इस जगह पे देखो ये स्फेरिकल सरफेस है, इसमें फॉर्मूला लगा दो N2 अपॉन V माइनस N1U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती है, तो लाइट इस आफ्टर रिफ्लेक्शन इस मीडियम में आ रही है, इसलिए ये N2 आपका NB होगा, दैट मीन्स 1.4 होगा, और V हमने निकाली लिया 28 माइनस N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें से लाइट आ रही है, तो इसमें से आ रही है चलिए 1.3, और U की वैल्यू -13, बिस साइन लिखेंगे इस फॉर्मूले में भी, N2 की वैल्यू 1.4, इसकी वैल्यू 1.3, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमसे पूछ रहा है R, और R भी बिस साइन लिखेंगे तो ये प्लस का R है बेटा, इंसिडेंट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, तो इसीलिए सॉल्व करें इसको, तो इसको यहाँ से हटाएंगे तो 0, इसको हटाएंगे तो यहाँ से ये 0, 14 से कटा ये 1/20 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1/10 हो गया, और ये 0.1 और ये नीचे R, यहाँ से 20 सेल्सियम ले लें तो 1 + 2, तो और ये हो गया 1/10 R, पॉइंट हटा लिया, ये 10 से कट गया ये 2 बार, तो ये हो गया आपका 3/2 1/R,
तो r इज इक्वल टू हो गया आपका 2/3 सेंटीमीटर, इसलिए सी चॉइस इज करेक्ट। व्हाट इज द लैटरल शिफ्ट ऑफ रे रिफ्लेक्टेड थ्रू अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस h in term of the angle of incidence I and angle of refraction R if the glass slab placed in air medium। ठीक, वैसे तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होता है। ड्राइव करके देख लेते हैं। एक ग्लास स्लैब है और इसकी जो थिकनेस है वो h है और एयर में प्लेस्ड है, और इस पर जो इंसिडेंस एंगल है वो कुछ इस तरह से है। ये इंसिडेंट रे बनाई है मैंने, ये आपकी ऐसे इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये नॉर्मल बना लिया है, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंस एंगल। लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी ऐसे। ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। फिर अगेन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल है तो ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर मीडियम सेम हो, सरफेसेस पैरेलल हों, अगर सरफेसेस पैरेलल हों, इधर का मीडियम सेम हो, तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही आता है। इसे इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, लेकिन ये आई के बराबर ही होगा। और रिफ्लेक्टेड इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी, और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। हमसे यही पूछ रहा है, मान लो ये एक्स है, लैटरल शिफ्ट पूछा है, फाइंड आउट करने कह रहा है, ये एक्स निकालना है। अब सोच के बताओ ये कितना एंगल है पूरा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, आई है तो ये पूरा आई हो गया, तो आई ये है, आर ये, तो ये वाला एंगल आएगा आपका आई माइनस आर। तो यहाँ पे नाम डाल दो कुछ, ए बी सी डी। ट्रायंगल हमें लैटरल शिफ्ट निकालनी है, एक्स निकालना है, तो ट्रायंगल ए सी डी ले लो, ए डी सी, ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना आपको, ये 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में आप साइन लगा लो, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है आपका एक्स, और हाइपोटेनियस हो गया ए सी। तो एक्स निकालो यहाँ से, एक्स बराबर कितना, ए सी साइन आई माइनस आर। अब आपको ए सी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ थिकनेस एच। सोचो ये कैसे निकलेगी, और आर के टर्म में निकालनी है ए सी की वैल्यू। तो आप ट्रायंगल देखिए ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप, इस ट्रायंगल में मेरे को ए सी फाइंड आउट करना है, और बेस हमें रखा है ये वाला एच, कॉस लगा लें, कॉस आर इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया आपका ए बी जो कि एच है, अपॉन हाइपोटेनियस हो गया आपका एच ए सी। तो यहाँ से ए सी निकाला तो एच अपॉन कॉस आर, और यहाँ रख दो एक्स इज इक्वल टू एच साइन आई माइनस आर ओवर कॉस आर, और एक्स आपका हो गया लैटरल शिफ्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। ये फॉर्मूला आया, एक्स इज इक्वल टू एच साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। डी चॉइस इज करेक्ट। स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेपरेट एयर फ्रॉम ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास मीडियम। ध्यान दीजिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड इन एयर on the optics axis of the surface so that its real image is formed at I inside the glass. The line OI intersect the spherical surface at P, PO equal to PI, the distance of PO equal to। तो देखो एक डायग्राम बनाते हैं, ये एयर है और ये ग्लास है, और कुछ स्फेरिकल सरफेस को इस तरह से बनाओ कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आए ना वो ग्लास मीडियम में आए। तो कुछ स्फेरिकल सरफेस बेटा ऐसे बनेगा, और इसका स्फीयर कंप्लीट करेंगे, इधर की तरफ कंप्लीट होगा, इसका जो सेंटर कर्वेचर है वो इधर की तरफ आएगा। तो ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर रखिए आर, और इस ग्लास साइड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और एयर का तो 1 होता ही है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये, वो एयर में प्लेस्ड है, और इसकी जो इमेज है वो रियल इमेज ग्लास साइड में बन रही है, ऐसा बोल रहा है। देखो यहाँ से लाइट चला दो आप, ऐसे इंसिडेंट रे है, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दो आप, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है। तो कुछ इस तरह से बना दो, ये रियल इमेज बन गई। एक लाइट और निकाल दो यहाँ से, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आर आवा जीरो लाइट सी चली जाएगी, ये रियल इमेज बन गई। ये ओ एक ओ आई इंटरसेक्ट द स्फेरिकल पॉइंट पी, तो ये ओ आई लाइन हो गई ये वाली, और पी पॉइंट को कट कर रही है, और ये डिस्टेंस पी ओ एक्स और पी आई भी एक्स है, इक्वल दे रखा है, मैंने एक्स लेट कर लिया है, पी ओ और पी आई इक्वल है और लेट कर लिया एक्स। पी ओ डिस्टेंस ही पूछा है हमसे, तो स्फेरिकल सरफेस है तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर।
N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन जाती है। तो आफ्टर रिफ्रेक्शन लाइट इस मीडियम में आई है तो ये N2 है। N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें से लाइट आ रही है तो ये N1 है। तो N2 की वैल्यू तो 1.5 और V देखें तो ये हो गया V। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो मेजर करते हैं वो नेगेटिव, और सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसीलिए V, ये पोल से इमेज तक की डिस्टेंस V होती है, ये x है पॉजिटिव, माइनस N1 की वैल्यू 1, और U की वैल्यू देखें तो ये ऐसे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ये U है और ये नेगेटिव x होगा, माइनस x इज इक्वल टू N2 की वैल्यू 1.5 और N1 की वैल्यू 1, और R देखें तो ये R है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव है। सॉल्व कर लो यहाँ से। आप यहाँ से अगर x एलसीएम ले लो तो ये 1.5 हो गया और माइनस माइनस प्लस, और ये 1 हो गया और ये 0.5 हो गया अपॉन R। तो ये 2.5 अपॉन x इज इक्वल टू ये 0.5 अपॉन R, इससे कट गया 5 बार। तो x की वैल्यू निकाल ली हमने 5R, और x ही हमसे पूछा है, PO की वैल्यू पूछी है, PO की वैल्यू x है और वो 5R है। तो यहाँ पे चेक कर देंगे हम कितना, 5R। ए चॉइस इज करेक्ट। के मिरर ऑफ फोकल लेंथ है in air is dipped in liquid of refractive index mu, its focal length in the liquid will be solution। देखो जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, इसकी जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है F बराबर वो R/2 होता है ना। और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर कह दो या कॉन्वेक्स मिरर कह दो, स्फेरिकल मिरर इज independent of mu, independent of refractive index, that is independent of medium material of the material कह दो, material of the spherical surface, independent of material of the spherical mirror and सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम से भी इंडिपेंडेंट है बेटा। सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कि ये रखा कहाँ है, जैसे एयर में रखा है तभी इतनी फोकल लेंथ है, और अगर इसको किस में डिप कर दोगे आप, इस पूरे को किसी लिक्विड में डुबा दिया आपने, तो ये ओनली डिपेंड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। तो डिवाने से रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी चेंज होगी, सराउंडिंग मीडियम बदल गया। अब इसका पहले सराउंडिंग मीडियम एयर था, अब कोई मटेरियल है जिसका इंडेक्स कितना है, कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, तो इसकी फोकल लेंथ अभी भी F ही होगी, इसलिए इसका चॉइस होगा D। लेकिन अगर लेंस होता तो लेंस सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है, उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, कोई लेंस हो, कोई सा भी लेंस हो, उसका फॉर्मूला होता है म्यू L अपॉन म्यू S माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ म्यू L क्या है, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू S जिस सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मोस्टली सराउंडिंग मीडियम अगर एयर देखा होता है तो एयर की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 लिखते हैं। तो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो लेंस के मटेरियल पर भी डिपेंड करती है, और साथ में उस लेंस किस मीडियम में रखा हुआ है उस सराउंडिंग मीडियम पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। यहाँ पर बदल जाता है फोकल लेंथ, बट यहाँ पर चेंज नहीं होगा, इसीलिए D चॉइस इज करेक्ट। Let U and V be the distances of object and image from the lens of focal length F. The correct graphical representation of U and V for convex lens when U is greater than FH। चार चॉइस रखें। सोल्यूशन देखो, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस बना लो, थोड़ा सा ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए आप, ये इसकी फोकल लेंथ F है, ये 2F है, और ये आपका माइनस के इन्फिनिटी पर है। जब ऑब्जेक्ट आपका माइनस के इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज जो है पॉजिटिव के फोकस पर बनती है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बन रही है फोकस पर, ठीक। तो एक ग्राफ बनाते जाते हैं साथ ही साथ, ऐसे बना लीजिए, ये आपका V है और ये आपका U है, और ये माइनस का U है। तो देखो आपका U माइनस में है, तो पहला कोऑर्डिनेट लिख लीजिए आप, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ माइनस का इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट आपका माइनस के इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पे थी, प्लस के फोकस पे थी, ऐसे, ठीक। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट माइनस के F से 2F तक चलता है ऐसे, तो इमेज जो है F से प्लस के 2F तक चलती है,
F से 2F तक चलती है ऐसे, ये इमेज दौड़ रही है और ये ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट 2F से F पे पहुंचता है, माइनस के 2F से माइनस के F पर पहुंचता है, ये माइनस के F पर, तो जब ये ऑब्जेक्ट इस F से स्लाइटली अवे होता है, इधर थोड़ा सा इधर, तो इमेज पहुंच जाती है माइनस के 2F से F पर पहुंचता है, माइनस के F पर पहुंचता है, तो इमेज पहुंच जाती है 2F से लेके प्लस के 2F से लेके प्लस के इन्फाइनाइट पर। तो देखो ये कोऑर्डिनेट ये ले लो कि आप जब ऑब्जेक्ट पहुंचा माइनस के F पर, तो इमेज पहुंच गई 2F से प्लस के F पर, इन्फिनिटी पर। अगर ये माइनस F पे पहुंचा तो ये पहुंची प्लस के इन्फिनिटी पर, तो प्लस का इन्फाइनाइट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट। वैसे हमें यहीं तक की चर्चा करिए, इससे आगे की नहीं। u इज ग्रेटर देन f, तो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट आ गए, इसी से खेल हो जाएगा, पर मैं पूरी कहानी बता देता हूँ, है ना। चलिए, अगर ऑब्जेक्ट इससे थोड़ा सा भी क्रॉस करे आगे, देखो जब f से जस्ट इधर है तो प्लस के इन्फिनिटी पर है, और f से जस्ट इधर आएगा तो इमेज माइनस के इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी, माइनस के इन्फिनिटी पर। तो देखो जब आपका ऑब्जेक्ट माइनस के f पर है तो इमेज पलट जाएगी आपकी माइनस के इन्फाइनाइट पर पहुंच जाएगी। इस ऐप के जस्ट इधर देखोगे वेरी क्लोज, तो इमेज होगी प्लस के इन्फिनिटी पर, और जैसे इसको थोड़ा सा क्रॉस करोगे तो इमेज हो जाएगी माइनस के इन्फिनिटी पर। अब अगर ऑब्जेक्ट चलता है, ये टुकड़ों में बांट रहा हूँ, ऑब्जेक्ट चलता है इन्फिनिटी टू पोल, माइनस के F टू पोल। अगर ऑब्जेक्ट चलता है माइनस के F टू पोल तो इमेज चलती है माइनस के इन्फिनिटी टू पोल। ये तो ये भी देखो, ये पोल पे पहुंचेगा तो ये भी पोल पे पहुंच जाएगा, तो u भी 0 हो जाएगा और v भी 0 हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट चलता है पोल टू प्लस का इन्फिनिटी, ऐसे, ये ऑब्जेक्ट की लाइन हो गई पूरी, तो इमेज चलती है, देखो लाइन एक ही जगह बची है, ये कंटिन्यूटी में चल रही है ये वाली, तो ऑब्जेक्ट इमेज चलती है पोल से प्लस फोकस। तो जब ये आपका प्लस के इन्फिनिटी पे पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज प्लस के फोकस पर पहुंच जाएगी। ये है आपका डाटा इस डायग्राम को बनाने का। ये डायग्राम थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए आप, ठीक है। जरा देखिए अब अगर ये u है ये v है, तो देखो u नेगेटिव में है, इन्फिनिटी पर है, और v प्लस के f है, तो ये v प्लस का f हो गया और u हो गया आपका माइनस का इन्फिनिटी। ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट, माइनस के इन्फिनिटी और प्लस का f, v की वैल्यू प्लस का f हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट देखो, u हो गया माइनस का f, तो u हो गया है आपका माइनस का f, ये माइनस का f हो गया, और v हो गया प्लस का इन्फिनिटी, तो ये हो गया माइनस के f और प्लस का इन्फाइनाइट। वैसे तो हमसे यहाँ तक की चर्चा कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट डायग्राम ऐसे बनेगा, ये पैरेलल कर देंगे यहाँ पे हम ऐसे, और ऐसे बन जाएगा बेटा, ऐसे, थोड़ा सा ऊपर से बना लेते हैं, ऐसा करना बनेगा। इसीलिए इसका जो ग्राफ होगा वो आपका सेकंड चॉइस इज करेक्ट। और एक बात बता दूं कि जो ग्राफ होते हैं ना, चाहे लेंस के देख लो, दोनों टाइप के लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और चाहे आप मिरर ले लीजिए, हाइपरबोला ग्राफ बनते हैं हमेशा। तो ये तो पक्का ही गलत था और ये भी पक्का गलत था। हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेंगे, हाइपरबोला ही बनते हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन था और ये हमने यहाँ पे बात कर ली। अगर पूरा ग्राफ बनाना चाहो इसका तो पूरा भी बना सकते हो, वैसे तो यहीं पे पूछा था, ये खत्म हो गया। और कंप्लीट कर लो, जैसे ये यहाँ पे पहुंच गया माइनस के f, और ये u कितना हो गया माइनस के f, तो u हो गया माइनस f, और v भी माइनस के इन्फिनिटी, तो वो पॉइंट यहाँ है बेटा, माइनस f और माइनस इन्फिनिटी, और फिर 0 0, तो वही पॉइंट हो गया ये 0 0, फिर हो गया u तो प्लस का इन्फिनिटी, तो वो ये रहा, और f भी प्लस का f तो प्लस का f। तो कुछ ग्राफ इस तरह से चलेगा, इस तरीके से। ये देखो, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है। अब कहाँ से कहाँ तक पूछेगा कोई पता थोड़ी है, इसमें u ग्रेटर देन f पूछा है, इसीलिए हमने ये वाला बनाया ओनली। अ सिमेट्रिक थिन बाइकॉन्वेक्स लेंस इज कट इन टू 4 इक्वल पार्ट, इस पर ध्यान दीजिए, by 2 plane AB and CD as shown the figure. If the power of the original lens is 4D, then the power of a part of the divided lens is, ठीक। सॉल्यूशन देखो, हमारे पास पहले कट करने से पहले ये सिमेट्रिक थिन बाइकॉन्वेक्स लेंस है। ये सिमेट्रिक का मतलब है कि ये सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R है तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। इस ओरिजिनल कट करने से पहले इसकी पावर जो दे रखी है वो 4D दे रखी है, कट करने से इसकी पावर दे रखी है 4 डायोप्टर दे रखी है। तो देखो, लाइट हम मान लेते हैं कि सरफेस पे पहले इंसिडेंट कर रहे हैं, वैसे किसी पे भी इंसिडेंट कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये पहला सरफेस है, और ये पहला सरफेस है तो इसका स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट होगा ऐसे। जिस पे लाइट पहले इंसिडेंट हो वो फर्स्ट सरफेस होता है, ये सेंट्रल कर्वेचर हो गया, ये आपकी R1 हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, जो कि R है, ये पहला R1 हो गया,
और इसका स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट हो जाएगा ऐसे पीछे की तरफ, तो इसका सेंटर कर्वेचर इधर आएगा, तो ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। आप कह सकते हो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं थिन लेंस, इसीलिए ये R2 हो गया, ये R हो गया। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं, यहाँ से करते हैं, तो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे की, ये इंसिडेंट रे है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f। अब लेंस के दोनों ओर का मीडियम हम एयर ही मानने, तो 1/f इज इक्वल टू, ये आप पावर कह सकते हो। लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लिखते हैं, तो म्यू है, तो ये म्यू -1 और डिवाइड बाई सराउंडेड मीडियम का करते हैं जो कि एयर मानने, तो 1/R1। R1 देखो ये है, तो R1 प्लस का है ऐसे, तो R1 प्लस R माइनस 1/R2, यहाँ R2 लिखते हैं, और R2 माइनस का है, माइनस का R। तो फोकल लेंथ, ये पावर रखिए 4 डायोप्टर, ठीक, तो ये आप लिख सकते हो। चलो P बाद में पुट कर देंगे, अभी ऐसे रहने दो, इसे लिख लो P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/R। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक। अब कह रहा है हमसे इसको पहले ए बी के अलोंग काटो, तो पहले देखो इस लेंस को आप ए बी के अलोंग काटोगे तो वो लेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ए बी काटा है बस केवल, अभी एक पार्ट में डिवाइड किया ऐसे। फिर से सी डी के अलोंग काट देंगे तो 4 हिस्से हो जाएंगे। देखो आप इसे ए बी के अलोंग काटो, फिर सी डी के अलोंग काटो, तो आपका ये वाले पार्ट की फोकल लेंथ पूछ रहा है हमसे, एक पार्ट की, कोई से भी एक पार्ट की निकाल लो, इस वाले पार्ट की फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो मैंने पहले से केवल और केवल ए बी के अलोंग काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। तो ऐसे काट देंगे तो क्या लेंस की फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कट करने से पहले इसकी फोकल लेंथ एफ थी, अब कट क्या होगी, तो फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू रहेगा। अभी भी इसका स्फीयर अगर कंप्लीट करें इस वाले पार्ट का, तो स्फीयर तो वहीं बनेगा बेटा, ऐसे सेंटर कर्वेचर तो वहीं कंप्लीट होगा, और इसका स्फीयर इधर कंप्लीट करें तो सेंटर कर्वेचर अभी भी वहीं बनेगा जहाँ पहले था कट करने से पहले, C2। तो अभी भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये R1, पहले सरफेस अगर इसको मानने हैं तो ये R1 R ही है, और R2 भी आपका R ही है, और साइन भी वैसे की वैसे ही, ये इंसिडेंट रे है तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो फोकल लेंथ निकालोगे तो अगेन इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो एफ ही रहेगी, चेंज नहीं आएगा। तो पावर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, म्यू -1 2/R, ऐसे कैसे रहेगा। तो पावर में भी कोई चेंज नहीं आया, अभी भी पावर इसकी 4D ही है। लेकिन अब इस लेंस को, इस वाले लेंस को अब हमने ऐसे कट कर लिया, पहले ए बी के अलोंग कट करा था, ऐसे ए बी के अलोंग कट करा था, अब सी डी के अलोंग ऐसे काट दें, ऐसे, तो ऐसे काट देंगे तो काटने के बाद ये हिस्सा बचेगा आपका, तो इसका काटने के बाद ये हिस्सा बचा, तो इसको देखो ऐसे बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। अब इसकी फोकल लेंथ निकालनी है हमें, तो लाइट इसी सरफेस पे पड़ रही है, इसका स्फीयर तो अभी भी इधर ही कंप्लीट हो रहा है, ऐसे। ये आपका C1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखोगे तो अभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ही होगी, R1 बराबर R, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इसीलिए पॉजिटिव ही होगी। लेकिन जो सेकंड सरफेस है ना, ऐसे ये वाला, ये प्लेन सरफेस हो गया है, और प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुई है, ठीक। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो गई आपकी ये, तो आप इसमें फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बदलेगा नहीं, इसका पूरे का म्यू था काटने से पहले, तो अभी भी म्यू रहेगा। अब नई फोकल लेंथ निकालें 1/f', जो कि इसी की निकालनी है हमें पावर, तो म्यू तो वही रहा, म्यू -1, R1 आपका R ही रहा है, प्लस का है, और R2 ये 1/R1 -1/R2, तो माइनस के R2 इन्फाइनाइट है, तो नई पावर जो हो जाएगी P' वो ये हो जाएगी इसकी बेटा, और इसी की पूछ रहा है 1 पार्ट की, ये देखो ये, तो ये हो जाएगा म्यू -1 1/R, तो ये नई पावर हो गई। तो देखो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो P = लिखूँ, तो इसमें इसको हटा दूँ बीच में से, यहाँ से 2 को इसके नीचे ले आऊँ, P को 2 को, तो क्या लिखें, म्यू -1/R, इसकी वैल्यू है P/2, तो इसकी वैल्यू है आपकी P/2, पहले वाले ओरिजिनल पावर के आगे। तो ये वाली P जो हो जाएगा वो कितनी है, 4D/2, तो ये हो जाएगा 2D। तो इसलिए इसकी पावर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सॉरी पावर इतनी इसकी कितनी हो गई, 2D हो गई, D चॉइस उसकी करेक्ट। एक छोटी सी बात बता दूँ, अगर आप लेंस को कभी भी, ये लेंस है, इसको ऐसे काटोगे तो इसकी फोकल लेंथ f है, तो इसकी भी फोकल लेंथ f ही रहेगी। लेकिन अगर आप लेंस को ऐसे काटोगे, ऐसे काट दोगे, तो इसके जो एक पार्ट की फोकल लेंथ डबल हो जाती है, 2f, और इसकी भी 2f हो जाती है, फोकल लेंथ डबल ऐसे काटने से, और ऐसे काटने से डबल होगी फोकल लेंथ और पावर आधी हो जाएगी। जब फोकल लेंथ डबल हुई है तो पावर आधी होगी, है ना। ऐसे काटोगे, अब जैसे इसको भी तुम ऐसे काटते तो फोकल लेंथ डबल हो जाती, काटा तो ऐसी है कि एक ही बात है वो,
उम्मीद करता हूँ कि आपको तुरंत समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।